जो सेक्शन है बहुत लाइक इजी है, इसे इतना डिफिकल्ट नहीं है और आप कर सकते हैं इसको। और बाकी क्या होगा कि बाकी लोग सब करेंगे ही इसको, तो आप अगर नहीं कर पाएंगे तो आपका ही लॉस है, तो आपको करना ही पड़ेगा ये सेक्शन, क्योंकि ये सबसे मतलब जितना भी बाकी सब सेक्शन से सबसे ज्यादा ही इजियर है। तो मैं स्टार्ट करूंगा कुछ स्ट्रैटेजी से। लाइक अभी आपके पास जितना टाइम है, आपके पास अभी एग्जाम शायद आई गेस जून को है, जून 21 और 22 आई गेस। तो आपके पास जितना टाइम है अभी आप क्या कीजिए, राइटिंग का प्रैक्टिस कीजिए। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि मतलब छूट जाता है बहुत क्वेश्चन, और उसमें क्या होता है कि 200 मार्क्स का होता है और उसमें टाइम होता है 3 आवर का, और नंबर ऑफ पेजेस आपको फिल करने होते हैं। अगर 200 मार्क्स पूरा आपको अटेम्प्ट करना है तो 40 पेजेस आपको फिल करने पड़ेंगे। वो जो बुकलेट होता है आंसर बुकलेट, उसमें टोटल 80 पेजेस होते हैं। तो उसमें से जो छोड़ के मतलब जो और में होता है उसको छोड़ के आपको 40 पेजेस करने पड़ेंगे अगर आपको 200 मार्क्स का पूरा अटेम्प्ट करना है तो उसी हिसाब से अपना माइंडसेट बना के अभी से राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। और राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप, जो कि ये टेस्ट सीरीज से, जो कि आई एस जियो दोस्त करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज सर आई थिंक। और आप पी वाई क्यूज भी लिख सकते हैं अपने से, पी वाई क्यूज लिख सकते हैं खुद से। और ये क्या हुआ कि जो राइटिंग आप करेंगे पहले थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, फर्स्ट इनिशियल स्टेजेस में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। मेरे को भी बहुत डिफिकल्ट लगा था क्योंकि कभी मेरा प्रैक्टिस नहीं था लिखने का इतना ज़्यादा। और एमएससी के टाइम पे पूरा हमारा जो मतलब उधर आईआईटी में, आईआईटी बॉम्बे में, वो लोग ज़्यादा कुछ लिखने को नहीं देते थे। सेमेस्टर एग्जाम में भी बहुत शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स होते हैं, तो आदत नहीं था, तो पहले बहुत डिफिकल्ट लगेगा। जिसको डिफिकल्ट नहीं लगता तो वो बहुत अच्छा है, और जिसको डिफिकल्ट लगता है वो मतलब ऐसा नहीं कि आप डिमोटिवेट होके छोड़ मत देना। थोड़ा हर दिन मिनिमम 2 to 3 आवर्स लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी टाइम पे आप सिलेबस कवर कीजिए। वही सबसे इम्पोर्टेंट है, सिलेबस जितना ज़्यादा कवर करेंगे आप उतना ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो वही है। तो अभी दूसरा पॉइंट जो था, अभी सिलेबस को कवर करना है आपको। जितना ज़्यादा आप सिलेबस कवर कर पाएंगे उतना ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कितना आप अटेम्प्ट किए, कितना मार्क्स का। क्योंकि आपको जो 15 मार्क्स आता है और 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें क्या होता है कि आपको मैक्स इसमें कैप ही होता है। मैक्सिमम आपको 15 मार्क्स में से मे बी 8 और 7 दे देंगे, 10 मार्क्स में भी 5 देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे इससे। क्योंकि जो टॉपर मतलब पूरा रैंक 1 भी जिसका होता है उसका भी मैक्सिमम मेंस में एक पेपर में 200 में से 110 या फिर 115 ही इतना ही आता है। मैं भी देखा हूँ अपने सीनियर लोगों का, उनका भी इतना ही मैक्सिमम मार्क्स गया था, और मेरा भी ये आसपास 100 के आसपास ही आया था। तो ऐसा नहीं कि आप 15 मार्क वाला क्वेश्चन को पूरा अच्छे से लिखेंगे, पूरा अलग अलग कलर पेन से लिखेंगे, इतना करेंगे तो आपको 15 में से 14 दे देंगे, ऐसा कोई नहीं देगा आपको। तो आपका मेन जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए, आप कितना ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये मेरे सीनियर लोगों ने मेरे को बताया था, तो मैं ये आपको ही बता रहा हूँ। और मेरे लिए ये बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि मेरा जो था पिछले साल का पहला अटेम्प्ट था, तो मेरे को इतना ज़्यादा फेमिलियरिटी नहीं था। फिर भी मैं सबको अटेम्प्ट करने की ट्राई किया। तो उससे थोड़ा नंबर क्या होता है कि ज़्यादा मतलब नंबर मिलता है। मतलब एक क्वेश्चन में वो लोग आपको मैक्सिमम 7 to 8 दे रहे हैं, तो उसी टाइम पे आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो मान लो आपका 5 5 भी आया दो क्वेश्चन में, तो 10 ही आएगा, आपका ज़्यादा ही आएगा। तो उसी हिसाब से आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना है। और तीसरा चीज़ में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट को इसमें पे जो लिखते हैं, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके पास 3 आवर का टाइम होगा, 200 मार्क्स, और उसमें 40 पेजेस। 40 पेजेस मतलब एक पेज ये है, मान ले तो ये एक पेज, ये 2 पेज हुआ, ऐसा मतलब जो बुकलेट जैसा होता है, तो इसी हिसाब से मान के चलिए। तो आपको 40 पेजेस लिखने हैं, और वही 40 पेजेस को आपको 3 आवर्स में लिखने हैं। उसमें क्या होता है कि आपको तो सब पैटर्न पता ही होगा,
फिर भी मैं बस बता दे रहा हूँ। जो सेक्शन 1A का होता है, वो सॉरी वो, हाँ वो 5 को नंबर्स वाला होता है। और उसके बाद 10 होता है, उसके ओवर में 15 होता है, 15 का 2 और 10 का 3 होता है। तो आपको ये जो 5 नंबर वाला जो 10 होते हैं, जो कि होता है 50 मार्क्स का, इसको आपको अच्छे से लिखना है। क्योंकि जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा आपका, पहले यही देखेगा आपका ये 50 मार्क्स का जो शॉर्ट नोट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इम्प्रेशन बनाना होता है आपको अच्छा सा। और ये मतलब फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली यही रियलिटी है कि आप एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा वो भी बहुत ज्यादा चेक करेगा। ऐसा नहीं है कि वो हर लाइन बाय लाइन पढ़ेगा आपका। तो आपका पहला इंप्रेशन अच्छा हो रहा है, तो ऐसा नहीं मतलब, बहुत केसेस है कि आपको बाकियों में भी मतलब वो बहुत लीनियंट मार्किंग्स देंगे। अगर पहले ही इंप्रेशन आपका खराब हो गया शॉर्ट नोट्स में, तो वो फिर मतलब उसका वो बोलेगा कि ये तो इसको तो ज्यादा कुछ नहीं आता होगा, तो मतलब ऐसा ज्यादा मार्क्स नहीं देगा। मतलब मे बी कोई क्वेश्चन में वो आप अच्छे लिखे होंगे और पहला आप खराब कर दिए शॉर्ट नोट में, और 15 मार्क्स क्वेश्चन में आप पूरा लिखे हैं कि 7-8 नंबर आने वाला जैसा। लेकिन फिर भी वो अगर थोड़ा सा भी गलती पकड़ लिया तो आपका मे बी नंबर 5 मार्क्स दे देगा आपको। तो इसलिए जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है उसको अच्छे से आपको लिखना है। और उसके लिए क्या होना है कि आपको टाइम लिमिट सेट करना है, हाँ। और दूसरा चीज है, जो सारे सेक्शन के लिए, सेक ए होता है, बी, सी, डी, ई और एफ होता है। ये जो होता है ये 5 मार्क्स वाला होता है। तो सारे सेक्शन के लिए आपको आपके हिसाब से सुइटेबल टाइम लिमिट सेट कीजिए। जैसे कि मैं सेक्शन ए के लिए 30 मिनट्स रखा था हर पेपर में। 30 मिनट्स में नहीं हुआ, वो 35 to 40 मिनट्स लग गया मेरे को। फिर भी आपको एक लोअर टारगेट लेके चलना है। और आखिरी में ऐसा कीजिए कि 20 मिनट्स टाइम बचाने की ट्राई कीजिए। और ये हो गया तो उसी हिसाब से सारे सेक्शन में टाइम डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। और आपको घड़ी लेके जाने का अलाउड होगा उधर, तो उसी टाइम देखिए और सारे सेक्शन को कंप्लीट करने का ट्राई कीजिए। और टाइम देख देख के आप ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का, तो उससे फायदा होगा कि आप सारे सेक्शन अटेम्प्ट कर पाएंगे, और जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा वो भी सब कुछ चेक करेगा। तो कुछ ना कुछ मार्क्स तो देगा ही आपको। और ये थियोरेटिकल मतलब थियोरेटिकल पूरा एग्जाम है। आप कुछ भी लिखेंगे मतलब लाइक थोड़ा बहुत क्वेश्चन के रिलेटेड लिखेंगे तो आपको 10 मार्क्स में से मिनिमम 3-4 मिल भी जाएगा आराम से, कोई मतलब दिक्कत नहीं है। और यही 1-3-4 मार्क्स ही आपका मतलब सिलेक्शन होगा कि नहीं, आप कट ऑफ क्लियर करेंगे कि नहीं, वो भी डिसाइड कर सकता है। तो उसको कभी मतलब ऐसा ट्रिवियल में मत लीजिए कि हाँ मतलब बहुत कम मार्क्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक एक मार्क्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसी हिसाब से आप टाइम सेट कीजिए। जैसे पहला सेक्शन के लिए आप 30 मिनट सेट किए, दूसरे के लिए मान लिए 25 मिनट्स, 25-25 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इक्वली। तो इसी टाइम सेशन के अंडर ही आपको इसको कंप्लीट करने का ट्राई करना है। अगर मान लिया 25 मिनट्स हो गया, बी सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, तो मे बी 30 मिनट्स तक आप लिखिए। उसके बाद दूसरे सेक्शन में जंप कीजिए। और इसमें ट्राई कीजिए कि 25 के अंदर हो जाए, फिर इसमें जंप कीजिए। अगर मान लीजिए अभी 25 के अंदर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो जितना हुआ हुआ, उसके बाद सेक्शन डी में आप जंप कीजिए। ऐसा करेंगे तो जाके आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत लेंथी पेपर होता है। तो ये रहा एक मतलब राइटिंग का और टाइम मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी, जो कि मैं आपको मतलब बताना चाहता हूँ, जो मैंने फॉलो किया था। और काफी सही रहा मेरे लिए ये फॉलो फॉलो करना। और आपको, अभी ये तो हो गया। अभी आते हैं हमारे आज के क्लास में, जो है कि मतलब फिजिकल जियोलॉजी और ये रिमोट सेंसिंग के ऊपर। और मैं कुछ प्रीवियस ईयर के, ये तो स्ट्रैटेजी हो गया राइटिंग कैसे करेंगे आप। अभी मैं आपको भी उसके बाद थोड़ा बहुत बताऊंगा कि मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक दो रखा 2025 और 2024 का, उसको आपको कैसे अप्रोच करना है, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है और क्या करना है, वो बताऊंगा। तो पहला जो है कि आप सिलेबस देखो देख लीजिए। और सिलेबस को देख लीजिए, और आपका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक और एक चीज है कि पीवाईक्यूज में जो जो सिलेबस को कवर कीजिए। हाँ, पहला है कि आप सिलेबस को कवर कीजिए।
कवर द सिलेबस। उसके बाद है कि जो पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको करके ही जाइए। उसको मतलब छोड़िएगा नहीं कि हाँ ये मतलब नहीं आ सकता, ऐसा नहीं। क्योंकि बहुत से बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस रिपीट जाते हैं, तो आपको उसको करके ही जाना है। ऐसा मतलब मान लीजिए अभी रिपीट तो 2025 का तो रिपीट नहीं होगा 2026 में, लेकिन 2024 का या फिर 2022 का तो वो पूरा रिपीट होने का चांसेस है। तो आपको वो सब करके ही जाना है। और जो फिजिकल जियोलॉजी से और ये रिमोट सेंसिंग से जो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मेरे को मतलब मेरे को जितना पता है, तो आपका ये जो ग्राउंड वाटर का जो ये होता है ना, ग्राउंड वाटर का जो कास्ट टोपोग्राफी वाला ये चीज, सॉरी ये वेव नहीं, वेव का तो आज तक कभी आया नहीं, मैं देखा नहीं, लेकिन ये ग्राउंड वाटर हुआ आपका। उसके बाद ये ग्लेशियर का बहुत टाइम क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट में भी आता है या फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन में भी आता है। विंड का आता है। और रिवर का तो आप करके ही जाइए, इसका तो पक्का ही आता है। ये सब है। और ये अभी तक कभी ज्यादा आया नहीं ये पार्ट वगैरह, लेकिन फिर भी आप इसको देख के ही जाइए। लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको सर्कल कर रहा हूँ उसको आप करके ही जाइए, पूरा श्योर। और इसके लिए मैं कुछ रेफरेंस मटेरियल भी दिया हूँ, जो कि स्टडी मटेरियल आप चाहें तो आपके पास तो नोट्स वगैरह हैं, जिस सर ने बताया था मेरे को, आशीष सर ने, कि आपको नोट्स वगैरह दे दिए हैं, उससे पढ़ सकते हैं। या फिर आपको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो अर्थ मटेरियल में बुक में मिल जाएगा आपको ये पार्ट सब। और सविंदर सिंह में जियोमॉर्फोलॉजी मिल जाएगा, ये सबसे बेस्ट है सविंदर सिंह, इससे आप कवर कर सकते हैं। या फिर आपको नोट चाहिए तो आप वो के एम बांगर और जीबी बुक भी फॉलो कर सकते हैं। वो मैं किया नहीं था, लेकिन उसमें मेरे दोस्त लोग बताए थे कि मतलब नोट्स के जैसा होता है वो सब चीज़ें, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो ये जो पार्ट है, ये ग्राउंड वाटर वाला, ग्लेशियर, विंड, रिवर, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आ सकते हैं। और ये आपका जो हुआ उसके बाद ये वोल्केनोस, इसको आपको कवर करके जाना है। ये हर साल, मतलब हर साल नहीं, ऑलमोस्ट आ ही जाते हैं। और ये अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है उसका मतलब डायग्राम के साथ ये आता है। ये चीजें मतलब बहुत बार रिपीट हुई हैं, मैं देखा हूँ, मैं जितना स्टडी किया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये चीजें बहुत बार रिपीट हुई हैं। तो इनको करके ही जाना है, कैसे भी करके। हाँ, और ये एक रहा आइसोस्टेसिस, सॉरी इसको छोड़ दिया था, आइसोस्टेसिस हुआ। और ये जो जियोडेसी है इसको भी देख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी वाला है, तो ये भी आ सकता है शॉर्ट नोट में। शॉर्ट नोट में ही आ सकता है जियोडेसी, और आइसोस्टेसिस भी शॉर्ट नोट में आता है, बहुत बार देखा हूँ। जो प्रैट का हाइपोथेसिस हो गया, एरी का हाइपोथेसिस हो गया, वो सब आते ही रहता है। और शायद न्यूमेरिकल भी आने का चांसेस है। जो फॉर्मूला होता है वो बहुत इजी होता है, और न्यूमेरिकल आने का फायदा हुआ है कि आपको टाइम बच जाता है उसमें बहुत ज़्यादा, तो वो भी आएगा तो आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा उसको। अभी उसके बाद ये हो गया फिजिकल जियोलॉजी का, मेरे को जो जो इम्पोर्टेंट लगता था मैं बोल दिया। उसके बाद आपके लिए देखिए रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें। ये जो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ सॉयल, रॉक, वाटर, वेजिटेशन, ये क्वेश्चन एक बार आया था, पिछले साल ही आया था एक बार, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और नियर इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग ये आता है, हुआ। उसके बाद ये जो ये चीज़ है लैंडसेट आईआरएस स्पॉट। ये जो लैंडसेट सैटेलाइट के बारे में, आईआरएस जो है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, आईआरएस वो इंडियन रिमोट सेंस इंडियन इंडिया का खुद का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। ये स्पॉट भी एक सैटेलाइट ही है। इन चीज़ों के बारे में शॉर्ट नोट में आ जाता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो इसको कवर कीजिए पूरा। जो इंडिया के सैटेलाइट है खुद के, वो लैंडसेट भी। लैंडसेट का मतलब आप क्या कवर करेंगे, जो उसका स्पेशियल रिजोल्यूशन, हाँ वो मतलब कब से बना था, क्योंकि लैंडसेट का ऐसा नहीं है कि एक ही सैटेलाइट है। उसका एक होता है लैंडसेट है, उसके बाद एक लॉन्च किए, फिर लैंडसेट ईएम करके एक लॉन्च किए, थेमेटिक मैपर करके लॉन्च किए। उसके बाद लैंडसेट 8 टीएम करके एक लॉन्च किए। तो आपको उसको देखना है। और इसमें क्या होता है कि इन जनरल 7 बैंड्स होते हैं, 7 या 8 बैंड्स होते हैं, मेरे को थोड़ा पक्का श्योर नहीं है। तो उसको कवर कीजिए। 7 और 8 बैंड जो होते हैं विजिबल से इंफ्रारेड तक होते हैं, आईआर तक है। आईआर मतलब NIR, SWIR तक होते हैं।
तो ये याद करके जाइए कि मतलब बैंड बैंड का एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा तो चलेगा, आप 0.3 माइक्रोमी सॉरी नैनोमीटर टू ये याद नहीं करिएगा चलेगा, लेकिन विजिबल से आईआर तक इसका होता है वो जो सैटेलाइट का जो बैंड्स होता है, तो वो सब याद करिए। उसका स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन लैंडसेट का इन जनरल 30 मीटर्स का होता है। टेम्पोरल रिजोल्यूशन क्या होता है, और कौन से कंट्री से ओरिजिन है, ये जो होगा ये नासा ने ही लॉन्च किया था आई गेस। तो ये सब आपको लिख देना है उसमें। तो ये आ जाता है, तो ये सब लिख देंगे तो। और ये सब क्या होता है कि फैक्चुअल चीजें हैं, तो इसमें नंबर कटने का ज्यादा चांसेस नहीं है, ये अगर आप लिखेंगे तो गुड नंबर आपको अच्छा नंबर मिल सकता है, ये क्वेश्चंस आया तो शॉर्ट नोट में हो या 10 नंबर के क्वेश्चन में। और एक जो आया ये सब आता है चीजें, ये पैरेलल, ये जो होता है ये चीज आता है शॉर्ट नोट में, एक बार आया था। और आपको एलिमेंट्स ऑफ इमेज इंटरप्रिटेशन ये आता है, और एक चीज आता है कि प्री प्रोसेसिंग आता है जो रिमोट सेंसिंग डाटा का। ये एक पीवाईक्यू में आया था, शायद इसी पीडीएफ में है, बाद में देखेंगे। ये एक आया था प्री प्रोसेसिंग, और ये इम्पोर्टेंट है, ये इसको भी करके जाइएगा। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीजें होते हैं। और हाँ, एक शॉर्ट नोट ये भी आ सकता है कि आपको बस बोल देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताइए क्या है। तो उस क्वेश्चन को कैसे आप अप्रोच करेंगे, मान लीजिए आपको शॉर्ट नोट दिया कि शॉर्ट में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आपको अभी कैसे स्टार्ट करना है, ये मान लीजिए 5 मार्क्स का आया। तो आपको स्टार्ट करना है कि डेफिनेशन लिखना है पहले। डेफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज ए वेव। इसको आप लिखिएगा जो फॉर्म ऑफ एनर्जी in which the magnetic field magnetic field and electric field are perpendicular to vibrating perpendicular to each other। ये आपको लिखना है एक डेफिनेशन। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो होता है रे मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं, मान लीजिए अभी आपको कॉस्मिक, गामा, हाँ कॉस्मिक गामा, उसके बाद यूवी, उसके बाद विजिबल, आईआर, माइक्रो, रेडियो वेव, ये सब आपको अभी लिखना है ऐसा करके इनका। और आपको विजिबल में लिख देना है कि इसका जो रेंज होता है 0.3 नैनोमीटर टू 0.7 नैनोमीटर तक होता है, ऐसा लिख सकते हैं। और आपको ये विजिबल सॉरी ये विजिबल इधर है, ये हाँ ये विजिबल इधर है, तो विजिबल के बारे में आपको लिखना है कि ये रिमोट सेंसिंग के लिए यूज होता है। और आईआर जो होता है ये मतलब रिफ्लेक्टिव रिमोट सेंसिंग के लिए यूज होता है, आईआर से एनआईआर, नियर इंफ्रारेड, और एचडब्ल्यूआईआर, ये रिफ्लेक्टिव रिमोट सेंसिंग के लिए यूज होता है। ऐसा आपको मेंशन करना है उसमें। और ये सब करना है। और आप एक डायग्राम डायग्राम इसमें तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन आप वो बना सकते हैं जो एक ये होता है, ऐसा वाला डायग्राम होता है जो एक मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, और दूसरा जो दिखाएगा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएगा, जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, जैसे वाइब्रेट करते हैं, तो आप ऐसा दिखा सकते हैं उधर। तो ये दिखा सकते हैं ये डायग्राम। जो डायग्राम रहेगा तो मतलब क्या होगा कि जो भी कॉपी चेक कर रहे होंगे आपका, उनको लगेगा कि हाँ इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो उसी की वजह से भी अच्छा नंबर दे सकते हैं, आपको ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे ही अटेम्प्ट मतलब आपको अप्रोच करना होगा क्वेश्चंस को। तो हाँ, जो मैं बता रहा था डायग्राम, ये जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेंस एग्जाम में, मतलब आप ट्राई कीजिए एवरी क्वेश्चन जिसमें पॉसिबल है, एवरी क्वेश्चन में जो कोई क्वेश्चन में पॉसिबल है डायग्राम ऐड करने के लिए। और जिसमें मतलब पूरा पॉसिबल ही नहीं है डायग्राम ऐड करना, उसमें तो नहीं कर सकते, लेकिन जिसमें थोड़ा भी पॉसिबल है तो उसमें डायग्राम ऐड कर दीजिए। उससे क्या होता है कि अच्छा इंप्रेशन आता है, और नंबर भी अच्छा ही मिल सकता है आपको। तो वो देखिए। तो एक क्वेश्चन हम करते हैं, ये शायद
2025 का है। इसमें दिया हुआ है कि जो शॉर्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें देगा डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन ब्रीफ विथ इलस्ट्रेशंस व्हेनेवर नेसेसरी। इलस्ट्रेशन को डायग्राम बोला गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 5 नंबर वाला है, और इसमें ऐसा नहीं, इसमें क्या होता है कि 5 नंबर में एक पेज होता है आपके पास। ऐसा पेज होता है और उसमें सब बाउंड्री लिमिट होते हैं और ऐसे लाइंस बने हुए होते हैं ऑलरेडी। तो एक पेज में ही आपको लिखना है, एक पेज में लिखना है, और उसमें डायग्राम भी आपको डालना है इधर। तो ऐसा नहीं कि आपको आ रहा है बोल के पूरा पेज भर दिए इतने तक और बाद में पता चला कि डायग्राम के लिए जगह नहीं है। ऐसा नहीं करना है आपको, मतलब पहले से ही आपका माइंडसेट मेकअप करना है कि कितने तक लिखना है। अगर मान लीजिए आपको आ भी रहा है बहुत ज्यादा तक, तो आप एक पेज का इतने तक ही लिखिए, 3/4, 3/4 तक लिखिए। सॉरी, 3/4 तक लिखिए। उसके बाद जो स्पेस बचता है उसमें डायग्राम आप बनाइए, जरूर बनाइए डायग्राम। और ऐसा नहीं कि बिना डायग्राम बनाए आप बोले कि लिख दिया हूँ, पूरा फुल पेज कर दिया हूँ और डायग्राम नहीं बनाया हूँ, तो नंबर अच्छा नहीं मिलेगा। तो वो डायग्राम आपको मस्ट है। तो ये क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन स्पेकुलर एंड रैम्बर्सियन रिफ्लेक्शन। ये आया था पिछले साल 2025 में। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना सबसे बेस्ट होगा, आप डिफरेंस ऐसे लिख सकते हैं। पहले स्पेकुलर रिफ्लेक्शन का हेडिंग डाल के उस क्या होता है वो लिख सकते हैं, उसके बाद लैम्बर्ट्सन डाल के लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि स्पेकुलर इधर कर सकते हैं और इधर ऐसा लैम्बर्ट्सन कर सकते हैं, जो कि ये सबसे अच्छा होता है। मेरे को जितना लगता है ये सबसे कंपैरेटिवली जब आप लिखेंगे तो ये सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें आपका पॉइंट जो होंगे वो लिमिटेड होंगे, मतलब शॉर्ट होंगे। और आपका हो गया कि ज्यादा मतलब डिस्क्रिप्टिव जैसा नहीं दिखेगा, और कंपैरेटिवली रहेगा रहेगा कंपैरेटिव रहेगा। तो जितने बहुत सारे डिफरेंस आते हैं लिखने के लिए सारे पेपर में, तो आप ऐसा ही लिखिए, क्योंकि जो शॉर्ट रहे मतलब प्रिसाइज लगेगा देखने में। और आपको मतलब कंपैरेटिवली लिखिएगा तो उसके वो ज्यादा इजी होगा जो इवेलुएट कर रहा होगा आपको कॉपी को। और उसके बाद लैम्बर्सियन का स्पेकुलर रिफ्लेक्शन का डायग्राम इधर एक कीजिएगा। उसके बाद ये जो आपका लैम्बर्सियन का हो गया, इधर एक आप लैम्बर्सियन का कर सकते हैं डायग्राम। इसमें जो बहुत सारे डायरेक्शन में लग जाता है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो इस वाले अप्रोच से आप जाइए। तो पहले हम बता देते हैं। तो आप में से कोई बताना चाहेगा स्पीकुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? कोई बोलना चाहेगा, मतलब ज्यादा बड़े में नहीं, शॉर्ट में ही बोल दीजिए। और लैम्बर्टसन क्या होता सर वो रफ होता है। है? रफ होता है? कौन से में रफ होता है? स्पेकुलर। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सर, जो डिफ्यूज में रफ होता है, स्पेकुलर स्मूथ होता है। अ, बस बस, हाँ ठीक है। तो स्पीकुलर जो होता है उसमें क्या होता है कि जो सरफेस जो होता है बहुत स्मूथ होता है। तो सरफेस का जो एक एक आप लिख सकते हैं कि जो सरफेस का प्रोफाइल होता है, प्रोफाइल मतलब ये सरफेस को अगर आप जूम करेंगे बहुत ज्यादा, इसको आप जूम करेंगे तो ये क्या होगा कि ये प्लेन ही होगा बहुत। तो वही आप लिख सकते हैं कि जो प्रोफाइल ऑफ द सरफेस, ईच सरफेस का जो प्रोफाइल है वो शॉर्टर होता है। प्रोफाइल, सॉरी इसमें लिखता हूँ, प्रोफाइल जो होता है वो मच स्मॉलर होता है जो वेवलेंथ होता है लाइट का। ये एक, हाँ ये एक चीज है। हाँ ये जो, हाँ एक आप चीज आपको बताना भूल गया, जो ये रिमोट सेंसिंग का जो स्टडी मटेरियल है आप पढ़ सकते हैं। एक देखिए, ये रिमोट सेंसिंग में इसको किस मेंशन किया हूँ, एक बुक है रिमोट सेंसिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, जॉन आर जेनसन करके एक बुक है। इसमें ये सब चीजें जो है स्पीकुलर लैम्बर्ट रिफ्लेक्शन, इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। और ये डायग्राम भी उधर से ही, उसी ये डायग्राम जो है उसी बुक से है। तो ये बुक आप देख सकते हैं। और एनपीटीईएल के लेक्चर्स भी हैं वो यूट्यूब में, जो कि आपको कोई टॉपिक अगर डिफिकल्ट लगे, जैसे कि आपको इमेज प्रोसेसिंग हो गया या इमेज इंटरप्रिटेशन,
ये चीजें क्या होता है कि बहुत से कॉलेजेस में अच्छे से पढ़ाए नहीं जाते। तो अगर आपको कोई चीज समझ ना आए या फिर डिफिकल्ट लगे थोड़ा, तो वो एनपीटीईएल के लेक्चर से आप क्विकली मतलब रेफर कर सकते हैं उसको। उसमें तो लेक्चर शायद 60 या 65 लेक्चर्स हैं। तो आपको जो टॉपिक चाहिए उसी लेक्चर आप कर सकते हैं, स्पीड में कर सकते हैं। थोड़ा समझ जाइएगा तो क्या होगा कि इजी होगा आपको याद करने में। तो ये हो गया। प्रोफाइल जो होता है वेवलेंथ जो बहुत बहुत छोटा होता है, वेब मतलब प्रोफाइल जो होता है मतलब बहुत स्मूथ होता है। लाइट मान लीजिए आपका कितना विजिबल लाइट आ रहा है, 380 माइक्रो, सॉरी, ये इतने का आ रहा है। तो इससे भी छोटा आपका प्रोफाइल होता है, मतलब इससे भी पूरा स्मूथ होता है। तब जाके रिफ्लेक्शन क्या होता है कि इसी डायरेक्शन में आया और एक डायरेक्शन में चला गया। जो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस होता है, तो इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। और लैम्बर्सियन में क्या होता है कि सरफेस जो होता है ऐसा रफ होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो लाइट एक डायरेक्शन से आया और सारे डायरेक्शन में मतलब डिफ्यूज कर गया। और ये एक इधर एक दिया गया है। तो जो कि मतलब तीन तरह का है। एक है स्पीकुलर स्पीकुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा जो है डिफ्यूज, मतलब सॉरी नियर डिफ्यूज मतलब ये जो है नियर परफेक्ट डिफ्यूज रिफ्लेक्टर। जो कि ये पेड़ का कैनोपी है, जो कि फॉरेस्ट का कैनोपी है। उसमें क्या होता है कि मतलब इतना, जो एक पेड़ का मान लीजिए जो रफनेस है वो थोड़ा ज्यादा है, इसका थोड़ा कम है। तो इसमें क्या होता है, एक डायरेक्शन से लाइट आया तो मान लीजिए ये ज्यादा स्मूथ है, ये वाला पेड़ तो इधर ज्यादा रिफ्लेक्ट कर गया। लेकिन बाकी दो से डिफ्लेक्ट, तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग इंटेंसिटी का लाइट डिफ्यूज होता है, जो कि इसको नियो डिफ्यूजन बोलते हैं। लेकिन अगर वो जो सरफेस का रफनेस अगर यूनिफॉर्म हुआ, ये जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसमें सारे डायरेक्शन में जो लाइट जाएंगे उसका इंटेंसिटी सेम होगा। तो इसको आप बोलेंगे लैम्बर्सियन सरफेस हुआ। तो ये याद ज्यादा हेल्प करेगा, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन या लैम्बर्सियन रिफ्लेक्शन। कोई बताना चाहेगा? रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, लाइट आता है, ये लाइट आया और इधर गया, और इधर आपका सैटेलाइट का सेंसर है जो कि उस लाइट को कैप्चर करके इमेज को प्रोसेस करेगा। तो आपको कौन से में ज्यादा इजी होगा, मतलब इजी तो नहीं, इजी तो होगा इसी में, लेकिन कौन सा ज्यादा आपके लिए सही रहेगा, ये पॉइंट को आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये काइंड ऑफ बोनस बोनस पॉइंट है, क्योंकि इसको कोई ऐड नहीं करता और इसको बस वो बुक बुक जो पढ़ा होगा उसको पता होगा, उस बुक्स में थोड़ा बहुत मेंशन हो इसके बारे में। तो ये आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं ही बता देता हूँ, ये जो है, ये डिफ्यूज जो होता है, परफेक्ट डिफ्यूज रिफ्लेक्टर जो होता है, ये ज्यादा अच्छा होता है रिमोट सेंसिंग के लिए, जो लैम्बर्ट सरफेस। क्योंकि आप में क्या हो रहा है कि इसमें ऐसा है। और ये देखिए मैं बताता हूँ आपको रीजन क्या है। तो ये जो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन है, इसमें क्या होता है, लाइट एक डायरेक्शन से आया, इस डायरेक्शन से आया और इस डायरेक्शन में चला गया। तो आपको जो आपका सेंसर होगा इसी जगह पे ही रखना पड़ेगा, तब जाके ये इसको कैप्चर करेगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, लाइट इस डायरेक्शन से आ रहा है और हर डायरेक्शन में जा रहा है। तो अभी आप आपका सेंसर को क्या है कि किसी भी जगह पे प्लेस कर सकते हैं। तो इधर ही प्लेस कर सकते हैं, इधर ही प्लेस कर सकते हैं, इधर ही प्लेस कर सकते हैं। लेकिन लाइट का इंटेंसिटी घट गया, तो जो इमेज का वो रिजोल्यूशन मतलब जो अच्छा क्लैरिटी थोड़ा घट सकता है। लेकिन उससे आपको ये फायदा मिलेगा कि आप कहीं से भी कैप्चर कर सकते हैं इसको। और ऐसा नहीं होता है कि आप मतलब सैटेलाइट जो होता है वो घूमते रहता है तो हर जगह से वो कैप्चर करता है। ऐसा नहीं कि आप एक सैटेलाइट को एक ही जगह पे हर टाइम रुकवा सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो इसलिए ये जो लैम्बर्सियन सरफेस होता है ये रिमोट सेंसिंग के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं उसमें। और उसके बाद सबसे जब मतलब ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, एग्जाम्पल देना।
तो कोई एग्जांपल वो बताना चाहेगा? तो मैं ही बता देता हूँ आपको, जो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल, और हाँ ये एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो बोल रहा था। तो इसी तरह से आपको अप्रोच लेना है एग्जाम्पल में। जो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन का जो एग्जाम्पल होगा, जो स्टील वाटर बॉडी होगा। स्टील वाटर बॉडी मतलब, जो वाटर बॉडी मतलब पूरा क्या होगा, मतलब लाइक ऐसा, मतलब पूरा कॉन्स्टेंटली रहेगा, मतलब जिसमें क्या होगा कि रिपल्स नहीं बन रहे होंगे। जो वाटर बॉडी पूरा मतलब ऐसे कांस्टेंट रहेगा, तो उसको बोला जाता है, वो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल होगा। तो उसके बाद आपका लैम्बर्सन का एग्जांपल होगा कि नॉर्मल सरफेस, सरफेस ऑफ द अर्थ, जो प्लेन सरफेस हो सकता है वह। उसके बाद आपका पेपर, वुड, ऐसा ये सब हो सकता है आपका लैम्बर्सन सरफेस का एग्जांपल। तो ये आप लिख सकते हो। और आपको अगर मान लीजिए नियर डिफ्यूज रिफ्लेक्टर दिया, तो आप फॉरेस्ट का कैनोपी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई पेड़ छोटा होता है, कोई पेड़ बड़ा होता है, तो कैनोपी में बहुत डिफरेंस होता है, तो ये आप लिख सकते हैं। ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन का। तो आपका अभी क्वेश्चन ये नंबर बी। तो ये ये आपका दिया है, वेरियस कॉजेज दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लेशिएशन ऑफ अर्थ सरफेस। तो कोई बताना चाहेगा क्या? एक्यूमुलेशन, कॉन्टिनेंटल एक्यूमुलेशन, जो कि गोंडवाना ग्लेशिएशन जो हुआ था, उसका एग्जाम्पल है गोंडवाना ग्लेशिएशन। आपको ऐसा एग्जाम्पल भी देना है, अगर आपको पता है तो ये कर सकते हैं। और एक कॉज कोई बताएगा? और भी एक है कॉज, ग्लेशिएशन मतलब इंड्यूस हो सकता है उससे। Atmospheric circulation, it हाँ, may जब be. लाइक, हाँ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, और एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर और जो ओशन का होता है, ओशन सर्कुलेशन, जो दोनों मिलके मतलब कूल होना स्टार्ट होते हैं, इसीलिए भी ग्लेशिएशन इंड्यूस हो सकता है। हाँ ये तो ठीक है, ये एटमॉस्फेयर वाला। हाँ, जियोलॉजिकल कॉज एक और है कि अगर वॉल्कनिज्म हुआ, ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला, मतलब काइंड ऑफ, क्योंकि सब लोग को मतलब आना चाहिए। वॉल्कनिज्म हुआ, अभी जो वॉल्कनिक एश, डस्ट ये सब आ गया, ये क्या करेगा, अभी सनलाइट को आपका ब्लॉक कर देगा। सनलाइट इधर से नहीं आ पाया अभी, तो आपका कूलिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए ग्लेशिएशन हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है, जो कि ये ग्लेशिएशन को लीड कर सकता है। CIAT है जो आपका पहला मास एक्सटेंशन था ना, पहला या दूसरा, आई गेस फर्स्ट और सेकंड जो था, उसका भी एक कॉज देते हैं कि वॉल्कनिज्म से ग्लेशिएशन हुआ। और ग्लेशिएशन होके जो सी लेवल था, सी लेवल जो था वो रिड्यूस हो गया। मतलब अगर ग्लेशियर में सारा पानी चला जाएगा, तो सी लेवल क्या होगा कि रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो नियर बेंथिक ऑर्गेनिज्म जो थे, इधर वाले जो ऑर्गेनिज्म थे, उन सब मतलब अभी एक्सपोज हो गए सरफेस को, तो इसलिए उनका डेथ हो गया। तो ये कॉज था, जो फर्स्ट या सेकेंड आई गेस, जो मास एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ था। तो ये कर सकते हैं। तो अभी इसमें आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? तो आप लिखेंगे ग्लेशिएशन आर ऑन द अर्थ सरफेस आर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। तो आप लिखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेस, एस्ट्रोनॉमिकल फैक्टर, जियोलॉजिकल फैक्टर, और आपको ये एटमॉस्फेयर वाला, इसको आप लिख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक फैक्टर। तीन ऐसा करके लिख सकते हैं। तो आप फिर मिलानकोविच को थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। मिलानकोविच में जो होता है कि आपका आता है एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी, ऑब्लिक्विटी, और आपका प्रिसीजन आता है। उसको आप थोड़ा दो दो लाइन में या फिर एक एक लाइन में भी आप डिस्क्राइब कीजिए। उसका टाइम लिमिट जो होता है वो उसको देखिए, किसी में 40,000 ईयर का साइकिल चलता है, एक में 10,000 ईयर का चलता है, और एक में 100,000 ईयर का आई गेस चलता है। ये मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा ही होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं। अभी आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं कि एसेंट्रिसिटी का डायग्राम हो गया। एसेंट्रिसिटी का जो होता है, ऐसा सन के अराउंड होता है एक, और इधर आपको सन रख दिए। और ये हो गया नॉर्मल ऑर्बिटल। सॉरी, ये इतना बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए ये हो गया। तो एसेंट्रिसिटी जब होता है, क्या होता है कि ऑर्बिटल थोड़ा बड़ा हो जाता है सन के अराउंड।
तो ये बना सकते हैं, या फिर जो आपका एक्सेल प्रिसीजन होता है वो बना सकते हैं ऐसा नॉर्मल, ऐसा करके डायग्राम हो गया, 3 डायग्राम इधर बन जाएंगे। और कॉन्टिनेंटल एक्यूमुलेशन जो होता है गोंडवाना के टाइम पे जो हुआ था, सारे मतलब कॉन्टिनेंट पोलर में शिफ्ट हो गए थे जो गोंडवाना लैंड बनाए थे, तो उसको आप थोड़ा डायग्रामेटिकली दिखा सकते हैं। और वोल्कानिज्म को आप पिक्टोरियली दिखा सकते हैं ऐसा करके, वोल्कानिज्म हो रहा है और सनलाइट ब्लॉक हो रहा है। इसमें क्या हो कि लिखना ज्यादा नहीं है, सबको पता है क्या हो रहा है, आप मतलब दिखा पा रहे हैं कि नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लिखने में क्या होगा कि ये 2-2 लाइन में हो जाएगा सब, ये 2 लाइन, ये 2 लाइन, ये भी 2 लाइन में हो ही जाएगा, क्योंकि हाँ, तो इसको आप पिक्टोरियली भी कर सकते हैं जो कि अच्छा लगेगा, ऐसा वोल्केनिज्म करके। और कॉन्टिनेंट का जो एक्यूमुलेशन है वो क्यों होता है ग्लेशियर, क्योंकि जब सारे कॉन्टिनेंट पोलर रीजन में हो जाते हैं एक्यूमुलेट, तो इधर सनलाइट कम होता है, और पोलर में क्या होता है, आइस कैप होता है। और आइस कैप क्या होता है, जब लैंड मिल जाता है उसको, तो वो एक्सपैंड करने में उसको ईजी होता है, रैपिड एक्सपैंड करने में। और उसके साथ क्या होता है कि आपका मिलन को भी साइकिल भी काम कर रहा होता है, तो इसलिए वो ग्लासिएशन बना देता है। तो ये हो गया ए, 1A और B दोनों हो गया। किसी को कोई डाउट है तो बताइए इन दोनों क्वेश्चंस में। ठीक है फिर, तो अभी आते हैं सेक्शन बी में। ये भी वही 2025 का ही है, लास्ट ईयर का। तो इसमें दिया गया है कि हाँ, तो अभी आपको 10 नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन, 15 मार्क्स क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, मतलब कैसे स्टार्ट करना है मैं बताता हूँ उसको। इसी में ही बताना पड़ेगा यस। तो जब भी आपके सामने 10 मार्क्स 15 मार्क्स का आएगा, उसमें से आप चूज कीजिए। क्या होता है कि इधर जैसे है, 2 15 मार्क्स का होता है। हाँ, सेक्शन बी ये 30 मार्क का होता है टोटल, तो आपको 2 15 मार्क्स के करने होते हैं, या फिर 3 10 नंबर के करने होते हैं। ये भी 30 हुआ और ये भी 30 हुआ। तो आप चूज कीजिए, मतलब थोड़ा पढ़िए क्वेश्चन को 1 आधा मिनट, और आप चूज कीजिए कि आपको कौन से चीजें ज्यादा आ रही हैं। मतलब मान लीजिए 15 नंबर का 2 क्वेश्चन आपको पूरा बहुत सही से आ रहा है, मतलब मान लीजिए ये आपको 2 क्वेश्चन से 2 नंबर का ए आ रहा है और बी भी आ रहा है सही से, और 3 नंबर, और इसके मतलब क्या है कि और में करना होता है ये, इसके और में ये करिए, ये दोनों कीजिए या फिर ये तीनों कीजिए। तो और आपका 3 नंबर का ए आ रहा है, सही से आ रहा है, बी भी सही से आ रहा है, और सी में क्या है कि थोड़ा आपको मतलब कंफ्यूजन है कि मतलब होगा कि नहीं होगा, पार्शियली आ रहा है। तो उस केस में आप ऐसा कीजिए कि ए और बी को अटेम्प्ट कीजिए, आप इसको छोड़ दीजिए। और एक ऐसा भी केस हो सकता है, दूसरा सिनेरियो, और जो कि बहुत टाइम होता ही है, आपको एक 15 नंबर वाला क्वेश्चन पूरा आता है बहुत अच्छे से, और दूसरा जो होता है आपको पार्शियली आ रहा है, मान लीजिए 50% तक आ रहा है। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या होता है कि आपको मान लीजिए ए पूरा आ रहा है, बी पूरा आ रहा है, और सी भी मतलब ऐसा 70 60 70% आ जाएगा, आप कर सकते हैं कॉन्फिडेंस की इसको कर सकता हूँ। तो उस केस में आपको बेटर होगा कि आप ये वाला चूज कीजिए। क्योंकि क्योंकि मैं बताता हूँ, आप 15 नंबर वाला लिखेंगे, मान लीजिए इसको आपने 8 नंबर मिला, और इसमें आपको पार्शियली आ रहा था, ऐसा कुछ कुछ मतलब लिख के आपको 5 नंबर ही मिला, तो आपका कितना, 8 8 + 5 मैक्स टू मैक्स 13 नंबर ही बनते हैं इसमें। और मान लीजिए इसको आप 10 नंबर में लिखे, तो 10 में थोड़ा बहुत अच्छा लिखे तो आपको इसमें मिल सकता है 6 6, और 5 और 6 कुछ भी मिल सकता है, मान लीजिए 6 मिल रहा है या फिर इसमें 5 मिल रहा है। और इसमें मान लीजिए इसमें अब इतना 6 कॉन्फिडेंस है तो लिखे तो मिनिमम आपको 4 मार्क्स ही मिल गए। तो इसमें क्या होता है कि 6 + 4, सॉरी, 6 + 4 10 + 5 15 नंबर आपके होते हैं। और इसमें आपको 13 मिल रहा था, और इसमें आपको 15 मिल रहा था, तो 15 मिल रहा है, तो उसको आपको करना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपका टारगेट होना चाहिए नंबर ज्यादा है, 1 नंबर भी ज्यादा आ रहा है तो उसी के साथ ही जाइए आप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये हो गया। मतलब कैसे अप्रूव, मतलब पहले तो कैसे चूज करना है, ये मेरा तरीका था चूज करने का, जिसमें ज्यादा नंबर आता है उसी को ही करना है। तो वही चीज है। अभी देखते हैं आपका अप्रोच कैसे करेंगे। मान लीजिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन ए है, जो कि ये इसमें लिखा है कि डिस्क्राइब एनी 5 डिफरेंट प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग, एनी 5 डिफरेंट प्रोसेसेस। तो आपको अभी देखना है कि, हाँ तो ये आप नोट कर लीजिए या फिर याद रख लीजिए, जो कि 10 और 15 नंबर का क्वेश्चन होता है। 10 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको 2 पेजेस का लिखना होता है, और 15 नंबर वाले में क्या होता है कि आपको 3 पेजेस का लिखना होता है। 3 पेजेस का ब्लैंक स्पेस होता है, कितना लिखेंगे वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको मतलब 3 पेजेस में से 2.5 पेजेस तो आपको लिखना ही है, मतलब कंप्लीट करना है डायग्राम के साथ। और 2 पेजेस में तो आप करना ही है कुछ भी, तो वो आपके ऊपर है। तो लेकिन ये है उसका कैलकुलेशन कि कितना पेजेस आपको लिखना है। तो इसमें दिया हुआ कि हाँ आप पहले जो 10 और 15 का स्टार्ट करेंगे, एक डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन तो आप डेफिनेशन किसका लिखेंगे, क्योंकि इसमें तो कुछ मतलब ऐसा डिफाइन करने के लिए बोला नहीं है। इसमें बोला है कि डिस्क्राइब एनी 5 डिफरेंट प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग। तो आपको ये मतलब ढूंढना है किसका डेफिनेशन में लिख सकता हूँ। जैसे कि वो एक इंग्लिश में होता है ना कि ऑब्जेक्टिव ढूंढना, जब है एक स्टेटमेंट में तो आप उसमें क्या लगाते हैं, व्हाट लगाते हैं आई गेस। तो इसमें इसी में भी ऐसे तरह आपको ढूंढना है कौन सा वर्ड का मैं डिफाइन कर सकता हूँ। तो इसमें जो केमिकल वेदरिंग है या फिर नॉर्मल वेदरिंग को पहले डिफाइन कीजिए, उसके बाद क्या वेदरिंग क्या क्या होता है। मतलब ये देखिए डेफिनेशन आप लिखिए वेदरिंग का, पहला पॉइंट, जो कि मान लीजिए 2-3 लाइन का हो ही जाएगा, 2 to 3 लाइन का हो जाएगा आप अगर अच्छे से थोड़ा लिखे। तो उसके बाद वेदरिंग क्या क्या होते हैं, जो होता है केमिकल वेदरिंग होता है, उसके बाद होता है फिजिकल वेदरिंग होता है। ऐसा फ्लो चार्ट में भी बना सकते हैं आप ऐसा, वेदरिंग दे के, वेदरिंग दे दिए इधर 3 दे दिए फ्लो चार्ट में। केमिकल सॉरी पहले फिजिकल लिखिए, उसके बाद केमिकल लिखिए, उसके बाद बायोलॉजिकल लिखिए। हुआ। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि मतलब मान लीजिए आप फिजिकल वेदरिंग को एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, फिर केमिकल बायोलॉजिकल वेदरिंग को एक लाइन में डिफाइन कर दिए, फिर केमिकल वेदरिंग को थोड़ा ज्यादा से डिफाइन करना, क्योंकि इसमें केमिकल वेदरिंग ही पूछा है तो इसको मान लीजिए 3 लाइन में डिफाइन किए। फिर हुआ, उसका एग्जाम्पल एक दे दिए उधर ही तुरंत, फिजिकल वेदरिंग का भी एक एग्जाम्पल दे दिए। हुआ। तो ऐसे करते करते इधर से 2-3 लाइन, इधर से 2-3 लाइन, इधर से 3-4 लाइन, इसमें से बायोलॉजी। तो इस इतना लिखते लिखते आपका जो मतलब काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ही हुआ, इंट्रो ही हुआ। तो इंट्रो हुआ तो ऐसा है। तो इस इतना करते करते आपका जो पेज होगा, एक पेज होगा, उसका मतलब ऑलमोस्ट आधा भर जाएगा। और इसमें ये याद रखिए कि इसमें पेजेस बनना है, ऐसा नहीं कि आपको कितना मतलब टेक्निकल आ रहा है वो नहीं है, आपको पेजेस ही बनना पड़ेगा। वो फॉर्चुनेट बात है और अनफॉर्चुनेट बात है उस वो आप सोचिए, लेकिन इसमें पेजेस होना तो इसमें आधा पेज तो आराम से आ ही जाएगा। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे जो होगा उसका इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद हो गया मेन बॉडी। मेन बॉडी में आपका रहेगा जो मेन थ्योरी क्या है, क्या पूछ रहा है वो, उसके साथ डायग्राम। उसके बाद या फिर आप एक का थ्योरी लिखिए फिर उसका डायग्राम बनाइए, फिर दूसरे का थ्योरी लिख के उसका डायग्राम बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम और ये मेन बॉडी जो थ्योरी रहेगा इधर रहेगा। उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं कंक्लूजन लिखने के लिए, लेकिन कंक्लूजन इतना कुछ लिखना नहीं होता है, मतलब लिखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन में आपका ओपिनियन मांग रहा होगा उसमें आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। इधर तो कुछ ओपिनियन वाला क्वेश्चन होता नहीं ज्यादा, तो आप ट्राई कर सकते हैं कंक्लूजन लिखने का। ऐसा कोई नहीं है, आपको अगर आता है तो वो अच्छा बात है। एक स्ट्रक्चर रहेगा तो जो इवैल्यूएट कर रहा होगा उसको भी लगेगा कि ये मतलब सारे क्वेश्चन को ऐसे स्ट्रक्चर में लिख रहा है, तो उसको भी इवैल्यूएट चेक करने में इजी होगा, और उससे इंप्रेशन भी अच्छा आएगा आपका। तो वो देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किएंगे आप पता पता चल गया ना। और इसमें फिर आप केमिकल वेदरिंग लिख सकते हैं, जो कि मतलब ऐसा फ्लो चार्ट, इसमें क्या है कि डायग्राम का चांसेस ज्यादा नहीं है लेकिन फ्लो चार्ट है। केमिकल वेदरिंग दे दिए, उसके बाद आप फिर फ्लो चार्ट में लिखे इधर
एक हाइड्रोलिसिस लिखे, एक लिखे तो उसका, सॉरी हाँ हाइड्रोलिसिस से स्टार्ट कर सकते हैं, हाइड्रेशन, या फिर जब का कार्बोनेशन हुआ, जो CO2 जब कंबाइन हो जाता है जो लाइमस्टोन के साथ Cl, तो उसको लिख सकते हैं, उसको इक्वेशन वगैरह डाल सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस का डेफिनेशन डाल सकते हैं, इक्वेशन डाल सकते हैं। और आप अगर चाहे तो कहाँ होता है हाइड्रोलाइसिस, कहाँ होता है हाइड्रेशन, कहाँ होता है, जो हाइड्रेशन मेनली होता है क्ले मिनरल्स में होता है, उनके सरफेस में चिपक जाता है जाके OH मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोलाइसिस कहाँ होता है, आपका कार्बोनेशन कहाँ होता है, जो कि कास्ट टोपोग्राफी में मेनली होता है। तो ये सब एग्जांपल उसमें दे सकते हैं आप, हुआ जो भी है। सो सब कुछ आप ऐसे ही दे सकते हैं। तो ये एक हो गया, इसको ऐसा अप्रोच करने का आपका मेथड है, उसका एग्जांपल दे सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस कहाँ होता है, कार्बोनेशन कहाँ होता है, हाइड्रो ये सब कहाँ होता है, जो भी है, तो उसको आप एग्जांपल दे सकते हैं ऐसे। तो वो लिखने क्या होगा, ये अच्छा दिखेगा वो। ये हो गया। अभी जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, इसमें दिया है कि एक्सप्लेन द वेरियस इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन विद द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, डिस्कस इट इम्पैक्ट ऑन रिमोट सेंसिंग इमेजेस। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप पहले ढूंढिए कि मतलब डिफाइन क्या करना है आपको अभी, क्योंकि इसमें जो डिफाइन किए थे आप केमिकल वेदरिंग को डिफाइन किए थे, तो इसमें आप कौन सा वर्ड है जो इसको डिफाइन कर सकते हैं। आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, हुआ। और इसको डिफाइन कर दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है डिफाइन किए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है रिमोट सेंसिंग का, तो उसी के बाद आप लिख सकते हैं, हाँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफाइन किए, पहला पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR लिख रहा हूँ शॉर्ट में। उसके बाद आप लिखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब जो होता है रिमोट सेंसिंग के साथ कैसे रिलेटेड है। तो आप रिमोट सेंसिंग को भी डिफाइन कर सकते हैं इसमें, रिमोट सेंसिंग क्या है डिफाइन कर सकते हैं, जो कि एक मतलब रिमोटली किसी चीज के बारे में डाटा एक्वायर करना को रिमोट सेंसिंग बोलते हैं, विदाउट कमिंग कमिंग इन कांटेक्ट। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि रिमोट सेंसिंग में रिमोट सेंसिंग में कौन सा EMR यूज होता है। हम जो यूज करते हैं क्या करते हैं, मेनली विजिबल करते हैं और IR करते हैं। और आप ये भी लिख सकते हैं कि माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग जो होता है माइक्रोवेव रेंजिंग होता है, जिसको MIR बोलते हैं आई गेस। माइक्रोवेव रेंजिंग एक रिमोट सेंसिंग का मेथड है, उसको भी करते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं ये एक चीजें। और विजिबल का आप मान लीजिए वेवलेंथ का रेंज दे सकते हैं। तो ये 0.3 नैनोमीटर टू 0.7 या 0.8 नैनोमीटर, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये करते करते आपका आधा पेज हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि फायदा ही होता है आपको, आधा पेज से ज्यादा भी होगा तो भी फायदा ही है, क्योंकि इंट्रोडक्शन अच्छे से थोड़ा मतलब ये सब आपको चीजें पता है, तो ये सब लिखने में बहुत इजी होगा। और इसको क्या है फास्ट लिखना है, तो ये ज्यादा फायदे रहेगा। उसके बाद आपका जो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद मेन बॉडी में क्या पूछा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एटमॉस्फेयर का इंटरेक्शन क्या क्या होता है। तो इसमें आप देखिए, जो इसमें आप ये डायग्राम बना सकते हैं ऐसा कुछ, ये मैं वो बुक से लाया था, जेनसन वाला बुक से। तो आप कुछ कैसे ही बना सकते हैं जो मतलब दिखाना चाहिए। तो ये रेडिएशन आ रहा है, रेडिएशन आया, पहले हुआ अब्जॉर्प्शन, उसके बाद स्कैटरिंग हुआ, उसके बाद रिफ्लेक्शन हुआ, उसके बाद ये गया सेंसर के पास। तो एब्जॉर्प्शन आप लिख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन के बारे में जो एब्जॉर्ब कैसे होता है, जो एब्जॉर्प्शन लिख सकते हैं। उसके बाद लिख सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स होते हैं उससे एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और आप एक और चीज ऐड कर सकते हैं जो एटमॉस्फेरिक विंडो का कॉन्सेप्ट है, ये इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको आप 3 4 लाइन में लिख सकते हैं, क्या है एटमॉस्फेरिक विंडो, वो क्यों इम्पोर्टेंट है रिमोट सेंसिंग के लिए, वो कर सकते हैं आप। उसके बाद स्कैटरिंग को लिख सकते हैं, स्कैटरिंग होता है लाइट का, स्कैटरिंग जो होता है आपका मान लीजिए ये होता है, ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हैं। स्कैटरिंग होता है, एक होता है रेले स्कैटरिंग, एक होता है माई स्कैटरिंग, एक होता है नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग होता है। 3 तरह का होता है। और रेले स्कैटरिंग में क्या होता है कि जो वेवलेंथ होता है वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो वेवलेंथ से बहुत बड़े होते हैं, जो पार्टिकल्स, सॉरी 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 उल्टा बोल रहा हूँ, सॉरी।
रेले स्कैटरिंग जो वेवलेंथ होता है वो छोटा होता है इस पार्टिकल से, और माई से वो क्या होता है कि वेवलेंथ जो होता है वो बड़ा होता है पार्टिकल से, और नॉन सिलेक्टिव से वेवलेंथ और ये पार्टिकल सेम होता है आई गेस। थोड़ा इसको देख लीजिए, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ अभी के लिए, तो इसको देख लीजिए, ये लिख सकते हैं। और रेले कहाँ होता है, माई कहाँ होता है, और इसका जो एग्जाम्पल होते हैं, रेले का जो होता है अपर एटमॉस्फेयर में होता है गेस, अपर एटमॉस्फेयर। माई का जो होता है और नॉन सिलेक्टिव का जो होता है डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर की वजह से होता है। तो ये सब आप लिख सकते हैं उसमें एग्जाम्पल के सहित, मतलब एग्जाम्पल दे दे के लिख सकते हैं। तो उसके बाद एटमॉस्फेरिक विंडो एक ऐसा विंडो है जिससे कि हमारा कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम होगा वो कुछ अफेक्ट नहीं होता है, कुछ एब्जॉर्ब नहीं होते, वो डायरेक्ट हमारा अर्थ सरफेस पर आ जाता है। बस, हाँ ठीक है, ये जो मतलब बोले ये ठीक ही है काइंड ऑफ, लेकिन इसमें और थोड़ा मतलब परफेक्शन ये हो सकता है कि जो आप तुम बोले जो कि मतलब जो एटमॉस्फेयर से आ जाता है, तो एटमॉस्फेयर ये है और सन ये है मान लीजिए, तो इधर तो आ जाएंगे, आते आते एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन फिर से जो सरफेस से होके जो रिफ्लेक्ट होके सेंसर तक पहुंच जाते हैं जो वेवलेंथ, तो उनको हम एटमॉस्फेरिक विंडो बोलें, क्योंकि सेंसर तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है अभी इसके। मान लीजिए सैटेलाइट है आपका, तो इधर तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है कि रिमोट सेंसिंग करने के लिए हमको। तो ये आप बोल सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर से आ जाते हैं बिना एब्जॉर्ब हुए, सरफेस से हीट करके फिर सेंसर तक पहुंच पाते हैं, और जिसमें हम रिमोट सेंसिंग कर पाते हैं, तो उसको एटमॉस्फेरिक विंडो बोलते हैं। और ये होता है विजिबल का होता है, स्पेक्ट्रम होता है, और तुम्हारा इन आईआर का पूरा स्पेक्ट्रम होता है, पूरा नहीं सॉरी, आईआर का मतलब स्पेक्ट्रम में आता है कुछ कुछ, और आईआर में भी कुछ कुछ ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर मान लीजिए वाटर बॉडी है, तो वो आईआर पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो तो सॉरी वाटर का स्पेक्ट्रल सिग्नेचर दिखाएगा। लेकिन आईआर में जो होता है एटमॉस्फेयर में CO2 होते हैं, और जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं एटमॉस्फेरिक वाटर मॉलिक्यूल, वो कुछ आईआर को, जो थर्मल आईआर होता है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, ऐसा होता है। और आपका जो माइक्रोवेव होता है वो भी मतलब उसमें भी आप रिमोट सेंसिंग कर सकते हो, और माइक्रोवेव जो होता है वो किससे भी ऑब्जर्व नहीं होता है, ये शायद हाँ ऐसा ही होता है शायद। तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं उधर। तो सेकंड क्वेश्चन को ऐसे ही आपको अटेम्प्ट करना है। और इतना जो मैं बताया, स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन, एटमॉस्फेरिक विंडो, एग्जाम्पल, इतना लिखते लिखते डायग्राम करते, ये डायग्राम आपको पूरा आधा पेज में करना है। ये डायग्राम, ये जो डायग्राम है इसको पूरा आधा पेज में कीजिए, डायग्राम इसको पूरा आधा पेज या फिर आधे पेज से भी ज्यादा में कीजिए ये डायग्राम को, तो काम ये फायदा वाला है। तो ये ऐसा करके आपको पेज फिल कर देना है, 3 पेज पूरा, 15। और इसके बाद आते हैं एक दूसरे क्वेश्चन पे, 3 नंबर वाला क्वेश्चन जो है, इसमें ये लिखा हुआ है कि with the help of neat diagram describe any 5 erosional landform created by wind। हुआ? तो इसमें आपको देखना है कि आप इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब क्या करके आप हाँ सॉरी सॉरी, इसका छूट गया था एक, ये वाला पार्ट छूट गया था, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन रिमोट सेंसिंग इमेजेस। तो ये वाला छूट गया था। तो इसमें आप लिख सकते, मेंशन कर सकते हैं कि जो होता है कि एटमॉस्फेयर से इंटरेक्शन करता है, तो इसके वजह से हमको क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो एटमॉस्फेरिक विंडो मिलता है उसी में ही हम रिमोट सेंसिंग कर पाते हैं, बाकी चीजें एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो सारे इंफॉर्मेशन क्या हो गया कि लूज हो गया। अभी मान लीजिए जो होता है एटमॉस्फेरिक विंडो होता है, हाँ तो एटमॉस्फेरिक जो विंडो होता है उसमें जो थर्मल रीजन में जो होता है उसमें बहुत से जो वेवलेंथ होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है एटमॉस्फेयर में। उसके वजह से क्या होता है कि थर्मल जो वेवलेंथ जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा था ऑब्जेक्ट से सैटेलाइट के पास, वो लूज हो गया आपका, तो उसको आप अभी नहीं मिल पाएगा आपको वो एक मेंशन कर सकते हैं। और ये मेंशन कर सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा अब्जॉर्प्शन होने के कारण इमेज का जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। हुआ? इमेज का कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस रिड्यूस हो जाता है, जो डीएन वैल्यूज होते हैं इमेज का, जो पिक्सल का डीएन वैल्यूज होते हैं वो कम आते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो उसके बाद आपको फिर प्री प्रोसेसिंग करना पड़ता है, उसको लीनियर स्ट्रेचिंग करना पड़ता है। स्ट्रेचिंग करेंगे तो फिर जाके उसका आपका कॉन्ट्रास्ट आएगा, नहीं तो वो कॉन्ट्रास्ट लूज ही हो जाता है।
ऐसा सब आप मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद ये हो गया, ये बात इस पे आता है, विद द हेल्प ऑफ नीड डायग्राम डिस्क्राइब 5 इरोजनल लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय विंड। तो इसमें आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, इसमें आप डिफाइन ये चीज कर सकते हैं कि पहले आप बोल लिखिए कि इरोजन क्या है, हुआ डिफाइन इरोजन। इरोजन क्या है इसको आप डिफाइन कीजिए। जो इरोजन है कि मतलब वेदरिंग प्लस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, हुआ वो डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म कैसे बनता है इन जनरल। मान लीजिए विंड में इरोजन हुआ, तो विंड में इरोजन हुआ मतलब क्या है, विंड डिफ्लेक्ट करके ले गया, ये विंड जो है डिफ्लेक्ट करके ले गया पार्टिकल्स को, ऐसे अपने साथ हवा में उड़ा के ले गया। तो लैंडफॉर्म कैसे बनेगा, इरोजनल लैंडफॉर्म कैसे बनता है, अभी आपको जो इरोड कर गया, जो पहले इनिशियल में एक रॉक था मान लीजिए, अभी विंड इसको आया बार बार इरोड करके चला गया, तो इसको आप लिख सकते हैं कि बट ड्यू टू रिपीटेड इरोजन, मतलब रिपीटेड मेटेरियल लूज, इस रॉक से मेटेरियल लूज होने के कारण कुछ टाइम बाद ये ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ये जो मशरूम शेप हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, ऐसा ऐसा ही अप्रोच में चलिएगा। ये जो मशरूम रॉक बोलते हैं या पेडिस्टल रॉक बोलते हैं इसको, वो होता है। तो वो कर सकते हैं, और इसमें दिया है 5। तो आप स्टार्ट कर, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि योजना लैंड फॉर्म आज फॉलोज। तो आप उसके बाद एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। पहले आप लिख सकते हैं जो होता है क्या होता है, हमारा होता है, डिफ्लेक्शन हालोस होता है ना, वो डिफ्लेक्शन हालोस। उसके बाद एक आपका होता है ये, हाँ वो जीगेंस, JDGN, मतलब ये, हाँ ये मशरूम रॉक लिखिए, मशरूम रॉक है पेडिस्टल रॉक। उसके बाद जीगेंस JDGNS होता है, और याडंग, याडंग और जीगेंस का डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आ जाता है शॉर्ट नोट में भी आ जाता है, तो ये आप डायग्राम बना सकते हैं तो अच्छा अच्छा दिखता है। ये डायग्राम अगर आप कर सकते हैं तो उसको मतलब एग्जामिनर को आता है कि हाँ इसको क्लैरिटी पता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पता है डायग्राम कैसे करना है उसका। तो याडंग में क्या होता है कि जो सॉरी याडंग में हॉरिजॉन्टल रॉक्स का इरोजन के वजह से होता है, और वो तुम्हारा जीवगेंस में जो होता है वर्टिकल रॉक्स जो होते हैं, ऑल्टरनेट हार्ड और सॉफ्ट रॉक, उसके इरोजन में होता है। तो वो सब चीजें आपको मेंशन करना है उधर। और आप ये और लिख सकते हैं, वेंटिफेक्ट्स लिख सकते हैं। वेंटिफेक्ट्स होता है जो फेसेटेड पेबल्स होता है, यू कैंटर, जीव कैंटर, ड्री कैंटर्स, वो सब आप मेंशन कर सकते हैं। मतलब आपको 5 ही लिखना है, 5 बोला है तो 5 लिखना है, और 2 पेजेस का है ना, तो इसमें डायग्राम वगैरह भी आप ये वाला जो मशरूम से वाला डायग्राम कर सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। हाँ और एक चीज आपको बताना भूल गया मैं, अभी बताता हूँ रुकिए। जो डायग्राम्स जो जो होते हैं, जैसे मतलब होता है, आप उसको पेन से भी कर सकते हैं या फिर पेंसिल से कर सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छा सर, आप पेन से भी कर सकते हैं या फिर पेंसिल से कर सकते हैं, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिए, आप मान लीजिए डायग्राम कर रहे हैं ये मशरूम से रॉक का हुआ, पेडिस्टल का, तो इसको क्या कीजिए कि आप डायग्राम कीजिए और इसमें मेंशन कीजिए, ऐसा लेबल जो है लेबल कीजिए, वेल लेबल अच्छे से लेबल कीजिए। और ये पेन से कीजिए या पेंसिल से कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पेन से ही कर दिया था, पेंसिल करने में टाइम लग रहा था तो इसलिए। तो इसको आप लेबल जब कीजिए पूरा इतने ही में आइए, जैसे मतलब बुक्स में होता है ना, अच्छे से लेबलिंग होता है, इतने में ही लेबलिंग कीजिए। उसके बाद नीचे लिखिए कि द एबव डायग्राम शोइंग मशरूम से रॉक या फिर पेडेस्ट्रल रॉक, ऐसा लिख सकते हैं आप। या फिर ऐसा लिख सकते हैं सिंपल बस मशरूम से रॉक लिख सकते हैं। ये जो कैप्शन आप लिखेंगे, इससे और अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा आपका, हुआ मतलब उसको लगेगा कि हाँ ठीक है, बच्चा कुछ तो कर रहा है, मतलब पेपर में थोड़ा बहुत मतलब दिमाग है इसका, अच्छे से लिख रहा है। इसमें कैप्शन डालना मत भूलिएगा, ये एक्स्ट्रा इंप्रेशन मेरे सीनियर ने एक बताया था मेरे को, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए। तो वही है, वो बताए थे बात, तो इसलिए मैं उसको फॉलो किया था।
डायग्राम में सारे में कैप्शन दीजिए, जो डायग्राम बना रहे हैं उसके कैप्शन दीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये आप डायग्राम बनाए एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन का, इधर जो है ये डायग्राम, तो इसमें जो कैप्शन लिखा हुआ है ना, इंटरेक्शन इन द एटमॉस्फेयर, तो इसमें आप लिख सकते हैं एटमॉस्फेयर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्शन, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको कुछ मतलब बनाना है, आपको कुछ ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें क्या होता है कि स्केल इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए आपको कोई ऐसा है कि हाँ आपको हिमालयन का थ्रस्ट सीट्स बनाने हैं, हुआ ऐसा थ्रस्ट सीट आपको हिमालयन का कोई डायग्राम आया बनाना है इसे, तो ये डायग्राम बना दीजिए। उसके बाद आप अगर हो सके तो इसमें लिख दीजिए कि डायग्राम इज नॉट टू स्केल, डायग्राम के बारे में लिखिए हिमालयन थ्रस्ट सीट्स, और ये क्या है कि स्केल से नहीं है आपका, नॉट टू स्केल, ये लिखेंगे तो इसके क्या इसका भी एक्स्ट्रा इंप्रेशन आएगा कि हाँ पता है नॉट टू स्केल क्या होता है। नॉट टू स्केल आपको पता है ना सबको, मतलब कोई डायग्राम अगर स्केल के हिसाब से नहीं है, अगर वर्टिकल एग्जैजरेशन है या फिर हॉरिजॉन्टल एग्जैजरेशन है तो उसको नॉट टू स्केल लिखा जाता है, मतलब स्केल से नहीं है। तो ये कर सकते हैं आप डायग्राम के लिए, क्योंकि ये मेंस का एग्जाम ऐसा ही है, कितना अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं उससे उसी के हिसाब से आपको नंबर मिलता है। मतलब लिखना भी है लेकिन रिप्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा तो भी वो भी आपके लिए ही फायदा है। उसके बाद ये हो गया क्वेश्चन। उसके बाद ये बी वाला क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब एनी 5 आइसोटोपिक रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक्स यूज टू डिटरमिन द एज ऑफ अर्थ। तो ये तो पूरा बहुत सही क्वेश्चन है, इसको तो आप आराम से कर सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप। तो इसमें आप पहले इसको क्या डिफाइन करना है, तो आपको पहले ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपका आइसोटोप क्या होता है, वो ये कर सकते हैं। और आइसोटोप क्या होता है ये डिफाइन कर सकते हैं, मैं लिख देता हूँ इधर, डिफाइन आइसोटोप। उसके बाद कर सकते हैं कि आइसोटोप दो तरह के होते हैं, स्टेबल होते हैं और एक होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप एक लिख सकते हैं जब डीके होते हैं वो डॉटर आइसोटोप बनाते हैं, डॉटर आइसोटोप्स बनाते हैं वो, ये सब लिख सकते हैं आप। उसके बाद आपको लिखना है कि ये डॉटर आइसोटोप और जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है इसको पेरेंट आइसोटोप बोला जाता है। तो इन दोनों को आपको लेके मतलब एज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एज हाउ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग पेरेंट एंड डॉटर आइसोटोप्स, ये आपको लिखना है। ऐसे लिखते लिखते आपका आधा पेज हो ही जाएगा आराम से। और उसके बाद आपको आइसोक्रोन के बारे में लिखना है, जो कि आप ऐसा लिख सकते हैं, आइसोक्रोन्स क्या होते हैं ऐसा लिख सकते हैं आप। आइसोक्रोन जो होता है कि मान ये आपका याद है ना, ऐसा ऐसा था जो आर बी, सॉरी RB87/S86SR, 87SR/86SR जो होता है, तो इसमें ये होता है कि ये एक होता है, उसके बाद ये होता है कि ऐसा होता है और इधर से स्टार्ट हुआ होता है सारे सैम। तो आपको आपको ये भी मेंशन करना है कि आपको ये डायग्राम कैसे ऑब्टेन होता है। ये डायग्राम को आप कैसे ऑब्टेन करते हैं, जो रॉक सैंपल जिधर से भी एक एरिया आप गए उधर रॉक सैंपल कलेक्ट किए, तो उधर से आप कोजेनेटिक रॉक सैंपल कलेक्ट करेंगे। मान लीजिए एक ग्रानिटिक टेरेन में आप गए हैं, इधर से एक सैंपल, इधर से एक सैंपल और इधर से एक सैंपल, मतलब जो कि एक ही टाइम पे फॉर्म हुए होंगे आपको लगता है। तो वो कैसे आप कंफर्म करेंगे कि टेक्सचर देखेंगे ग्रेनाइट का या फिर उसका जो सिल का कंटेंट होगा, फील्ड में फील्ड रिलेशन होता है, आप देखेंगे और आपको लगेगा कि ये तीनों कोजेनेटिक है। कोजेनेटिक मतलब एक ही टाइम पे फॉर्म हुए होंगे, तो उसको कलेक्ट करेंगे 3 ग्रेनाइट का सैंपल, मतलब मिनिमम 3 चाहिए, ग्रेनाइट का हो या कोई भी रॉक का हो, तो उसको लाएंगे। तो उसको लाके उसका एनालिसिस करेंगे आइसोटोप, उसके बाद उसको प्लॉट करेंगे। तो उसका प्लॉट कैसा आएगा, ऐसा आएगा कुछ, ये वाला लाइन आएगा। और ये जो होगा, ये जो है ये तुम्हारा जो इंटरसेप्ट है, मतलब जो
87 SR बाय 86 SR नॉट है, मतलब जो पहले जो आइसोटोप्स थे, जो डॉटर आइसोटोप जो पहले थे, तो उसके बाद क्या है कि आरबी जब एसआर को डीके होता है तो इससे क्या होता है, ये सब बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ एसआर बढ़ता जाएगा। तो ये स्लोप क्या होगा, जीरो स्लोप से ये धीरे धीरे स्लोप होता जाएगा, मतलब 87 SR जो कि आपका क्या है, रेडियोजेनिक है, ये धीरे धीरे बढ़ता गया। तो ऐसा आपको दिखाना पड़ेगा एरो डाल के, और इसको आप लिख सकते हैं, एक लाइन में मेंशन कर सकते हैं। तो ये सब हो गया, ये आइसोक्रोन क्या होगा ये दिखा देना है आपको। इसके बाद आप 5 सिस्टम बोला है ना, यानी 5 डिफरेंट, तो आप ऐसा कर सकते हैं, पहला जो आप लिख सकते हैं RBSR का ही लिख सकते हैं, और इसमें आप एक मेंशन कर सकते हैं जो क्लॉक रीसेटलिंग होता है। जब हेलो। मतलब रॉक फिर से मेल्ट हो जाता है तो हेलो हाँ हाँ, बताओ बताओ। हेलो हाँ बताओ, सुनाई दे रहा जब रॉक हाई हाई डिग्री मेटामॉर्फिज्म होता है या फिर मेल्टिंग हो जाती है तो फिर जो मिनरल में जो रूबिडी मतलब मिनरल जो की जो आइसोटोप कंटेन कर रहा होता है वो फिर से अ, मतलब मेल्ट निकल जाता है। ठीक है, तुम ठीक बताए, लेकिन रॉक जब मेल्ट हो जाता है मान लो, तो वो फिर से नया रॉक बनाएगा, तो उसमें क्या होगा कि नए से फिर से आइसोटोप्स आ जाएंगे, हुआ। तो ये क्लॉक रीसेटलिंग नहीं है, क्योंकि ये नया आइसोटोप आ गया इसमें, तो इसका जो एज होगा नया एज आएगा। मतलब मान लीजिए रॉक ये 2.5 में बना था, 2.5 गीगानोम में, इसको मेल्ट हो गया 2.0 गीगानोम में, और ये नया रॉक में मेल्ट बनाया 1.8 गीगानम में, ये पूरा कूलिंग हो गया। तो इसका जब एज दिखाएगा 1.8 दिखाएगा कि ये नया रॉक बना है। क्लॉक रीसेटलिंग मतलब अगर रॉक ये है, इसमें हाई डिग्री मेटामॉर्फिज्म हो गया, मतलब हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो मेटामॉर्फिज्म हो गया, तो इससे क्या हुआ कि जो आरबी जो है वो थोड़ा वोलाटाइल काइंड ऑफ है, तो वो क्या हुआ कि रॉक से जो निकल जाएगा अभी, मतलब रॉक से माइग्रेट कर जाएगा। तो ये कुछ आरबी और कुछ एसआर आपका रॉक लूज कर जाएगा, या फिर थोड़ा ऐसा हाई टेम्परेचर हुआ और थोड़ा ही मेल्ट होना, मतलब पूरा मेल्ट नहीं हुआ, पार्शियल मेल्टिंग हुआ, तो थोड़ा मेल्ट निकल गया रॉक से, तो उस केस पे क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क आ जाएगा। तो अभी वो जो एज दिखाएगा, मतलब जो क्या होगा कि अभी वो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका, रीडिस्ट्रीब्यूशन आरबीएसआर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वो एज दिखाएगा अभी आपका मेटामॉर्फिज्म का एज दिखाएगा। अभी आपका रॉक जब मान लो 2.5 में फॉर्म होगा, मेटामॉर्फिज्म हुआ 2.0 में, तो ये अब जो एज दिखाएगा रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आरबीएसआर का, ये 2.0 ही दिखाएगा, 2.5 नहीं दिखाएगा। इसको क्लॉक रीसेटलिंग बोलते हैं, ये आप मेंशन कर सकते हैं आरबीएसआर में। तो ये लिख सकते हैं कि आरबीएसआर सिस्टम में एक मतलब प्रॉब्लम है कि ये क्लॉक रीसेटलिंग हो सकता है। और एक लिख सकते हैं कि आरबीएसआर का फायदा एक है कि ये मेटामॉर्फिज्म का एज दिखा सकता है आपको, मेटामॉर्फिज्म या फिर ओरोजेनी जो हुआ इसका एज दे सकता है, ये लिख सकते हैं। आरबीएसआर एक सिस्टम हो गया। उसके बाद जो आपका यूरेनियम लेड वाला सिस्टम लिख सकते हैं, यूरेनियम 235 टू लेड, लेड जो डीके होता है यूरेनियम 238 से लेड वाला डीके, ये दिखा सकते हैं। ये तो दो सिस्टम हो गया। उसके बाद SMND वाला दिखा सकते हैं। उसके बाद आपका जो एक होता है, हाँ, कार्बन 14 टू नाइट्रोजन वाला जो होता है, शायद नाइट्रोजन वाला होता है ना, शायद ये पता है। हाँ, तो ये कार्बन 14 वाला डेटिंग दिखा सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं ये रिसेंट इवेंट को डेटिंग करने के लिए बना है, जो कि 5700 ईयर से जो कम है चीजें, उनको डेटिंग करने के लिए बना है। जैसे मान लीजिए ट्री हो गया, ऐसे चीजों के लिए डेटिंग करते हैं कार्बन से, हो गया, ये सब करते हैं। और पोटासियम आर्गन जो है डेटिंग मेथड होता है, ये भी आप बोल मेंशन कर सकते हैं। तो ऐसा ही आपको आ जाएगा, मतलब कंप्लीट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पता है जो कि आपको उस टाइम पे दिमाग में आ रहा है, तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये बी हो गया। उसके बाद explain difference between kinetic and radiant temperature and their interrelation, what temperature of remote sensing sensor measure, what are the factor influencing the temperature of। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेम्प्ट ना कीजिए तो बेटर है, क्योंकि इसमें जो है कि ये काइनेटिक टेम्परेचर होता है, सेंसर होता है, तो जो पढ़ा हुआ तो ठीक है, वो
कर ही सकता है आराम से, लेकिन क्या होता है कि ये जो इसमें जो वो आते हैं वो आपका जो इक्वेशंस वगैरह होते हैं, दो इक्वेशन होते हैं जो मैं भूल गया। लाइक अभी वेवलेंथ इज इक्वल टू 1/T⁴ होता है, वेवलेंथ टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट होता है, और ये सब का होता है रिमोट सेंसिंग पे होता है। तो ये सब आप इस पे कर सकते हैं। ये वाला जो वो इक्वेशन होता है मैक्सवेल इक्वेशन, वो सब इन्वॉल्व है इसमें। तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा उसको देखिए, ट्राई करिए अवॉइड करने के लिए। तो ये दोनों आप कर सकते हैं आराम से। तो फिर ठीक है। अभी क्या है कि हाँ, ये वाला हाँ ये लिखा था, यूरेनियम पोटेशियम आर्गन रुबिडियम स्ट्रोंशियम समरियम न्यूडेनियम कार्बन 14 डेटिंग, ये सब आप लिख सकते हैं डेटिंग वालों की। ठीक है, ऐसे ही आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट। और आप और आई गेस उतना तो हो ही गया है, तो आपको और आगे बढ़ना है। ये वाला 2024 का शायद क्वेश्चन है, कंटिन्यू। ठीक है फिर, तो इसको कर देते हैं। तो ये आपका एक है, ये हाँ ये 2024 का क्वेश्चन है, सेक्शन ए का वही। तो इसमें भी देखिए वही इलुस्ट्रेशन मांगा हुआ है whenever necessary। तो आपका ये पहला क्वेश्चन है, प्राट आइसोस्टेसी, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। तो ये 5 मार्क वाला क्वेश्चन तो बहुत सॉर्टेड है, मतलब इसमें आपको पता है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, पहले इसको डिफाइन करना है, उसके बाद उसके बारे में थोड़ा थ्योरी लिखना है। तो वो सब आपको वो तो पता ही है कैसे अप्रोच करना है। और जो होता है ये वाला ठीक है। तो इसमें प्रैट का जो होता है उसमें ये डायग्राम आप बना सकते हैं, ये डायग्राम प्रैट का ही है। और ये तो एरिस का है, तो दोनों पढ़ के जाइए, कभी कोई भी आ सकता है। ये 2024 में प्रैट दिया था, तो इस बार 2026 में भी एरी का हाइपोथेसिस दे दे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर दोनों हाइपोथेसिस भी कभी कभी दे देगा, बोलेगा कि लिखिए एरी और प्रैट दोनों का लिखिए, तो उसी हिसाब से आप प्रिपेयर करके जाइए। तो प्रैट का जो हाइपोथेसिस क्या बोलता था कि मतलब जो एरी एरी ने बोला कि सारे जो क्रिस्टल ब्लॉक्स हैं सारे के डेंसिटी सेम है, लेकिन वो लोग एक डेंस फ्लूइड जो कि मेंटल फ्लूइड बोला, वो एरी बोला कि मेंटल का जो ये मतलब फ्लूइड नहीं है, काइंड ऑफ प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है हाई टेम्परेचर में, तो उस पे वो सब फ्लोट कर रहे हैं। एरी ने ये बोला था। और एरी ये बोला था कि जो मतलब जो माउंटेन ज्यादा है, ये वाला ये जो होता है जिसका हाइट ज्यादा है, मतलब ये मान लो माउंटेन है और ये आपका प्लेन लैंड है, मान लो ये इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है, और ये माउंटेन जो है कि हिमालयन के है, ये ब्लॉक सबसे बड़ा है हाइट में। तो वो बोला था कि जो ऊपर जितना ज्यादा, जिसका मतलब वो हाइट होगा, उसके नीचे भी उसका उतना ज्यादा रूट होगा, क्योंकि डेंसिटी से मतलब उसको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। मान लीजिए इस वाला ब्लॉक का जितना डेंसिटी होगा और इसका हाइट, ये मान लीजिए ये एच है, और इस ब्लॉक का हाइट का H1 है, और ये ब्लॉक का रो सी है, और ये रो सी क्रिस्टल डेंसिटी, उसके बाद ये रो एम मेंटल डेंसिटी, और ये हाइट ऑफ द मेंटल है। तो एरी ने बोला कि रो सी इंटू एच, मतलब ये जो माउंटेन का जो है HMT माउंटेन लिख रहा हूँ, इसका जो होगा ये कंपेंसेशन डेप्थ कॉमन होगा। और इसमें क्या हो, इसी पॉइंट पे देखिए, तो मैं बोल रहा हूँ इसी कॉम्पेंसेशन डेप्थ के पॉइंट में जो इस ब्लॉक की वजह से, ये माउंटेन ब्लॉक की वजह से और ये प्लेन लैंड के वजह से जो इस पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा होगा दोनों सेम होगा। तो इसीलिए ये आपका रो सी, ये भी रो सी है और ये रो एम है। तो रो सी इचू मल्टीप्लाई विथ HMT हाइट ऑफ द माउंटेन इक्वल टू रो सी इंटू ये तुम्हारा एच प्लेन, एच हाइट ऑफ द प्लेन लैंड, प्लस रो एम मेंटल का ये डेंसिटी, और ये मेंटल का ये इनटू हाइट ऑफ द मेंटल, मतलब विड्थ या फिर डेप्थ ऑफ द मेंटल, ऐसा कुछ। तो ये क्या होगा कि ये सेम होगा, और ये कॉम्पेंसेशन डेप्थ के सारे का ये प्रेशर इक्वल डालेंगे, ये बोला था एरी ने। हुआ। तो इसी को आपको मैथमेटिकली भी दिखा देना है। मैथमेटिकली दिखाएंगे तो क्या फायदा होगा कि
जो मतलब इवेलुएट करा उसको पता चलेगा कि आपको पता है कॉन्सेप्ट, डीप में आपको नॉलेज, ऐसा नहीं कि बस डेफिनेशन रट के आगे और लिख दिया उधर, ऐसा नहीं। मैथमेटिकली और ऐसा डायग्रामेटिकली ये नोटेशन दे दे के आपको दिखाना है, ये इक्वेशन डालना है। और ये जो कंपेंसेशन डेप्थ है इसको मत भूलिएगा, इसको दोनों में लिखना है कि ये कंपेंसेशन डेप्थ है, ऐसा कर देना है। तो डेफिनेशन लिख दिए मान लीजिए, इसको कैसे अप्रोच करना है इधर साइड में लिखते हैं। डेफिनेशन लिख दिए, उसके बाद क्या है वो थोड़ा समझाना पड़ेगा कि माउंटेन ब्लॉक का जो माउंटेन ब्लॉक है, और ये इसको बोला जाता है एंटी रूट बोलते हैं। मतलब जो ओशन से जो नीचे होता है, सॉरी, इसे एंटी रूट हाइपोथेसिस बोलते हैं, एंटी रूट वाला। और ये एरी का जो मॉडल है वो तुम्हारा माउंटेन रूट को सपोर्ट करता है। माउंटेन रूट जो होता है, माउंटेन का पता है हमको ग्रेविटी सर्वे से कि माउंटेन्स का रूट होता है, तो उसको वो सर्वे एरी के मॉडल को ही सपोर्ट करता है। उसके बाद मैथमेटिकली उसका इक्वेशन लिखना है, ये वाला इक्वेशन लिख दिया हुआ। और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि जो माउंटेनियस रीजन में होता है, जो कि मान लीजिए हिमालयन रीजन में, तो वो एरी का मॉडल ही आपको वैलिड दिखाएगा। ये आप कर सकते हैं। उसके बाद प्राट क्या बोला था, जो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, क्रिस्टल ब्लॉक्स। हाँ तो सॉरी, हाँ डेफिनेशन आपको पहले आइसोस्टेसी का देना है। और आइसोस्टेसी का डेफिनेशन है कि जो हॉरिजॉन्टल वो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द क्रिस्टल ब्लॉक्स, वो लिखना है आपको 2 लाइन का डेफिनेशन। उसके बाद प्रैड बोला था कि जो डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल ब्लॉक्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज हैं। मान लीजिए ये रो है, ये रो बी है, ये रो सी है, और ये रो डी है। और उनका कॉम्पेंसेशन डेप्थ एक ही है, मतलब इस पॉइंट पे, कलर चेंज कर देता हूँ, ई वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे दोनों ब्लॉक्स जितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, मतलब ग्रेविटी की वजह से। हाँ सॉरी, इसमें जो हम लिखे हैं रो सी एच सी, और ये जी होता है। और जी क्या होता है, दोनों तरफ होता है ना, तो इसलिए जी कट जाता है, इसलिए मैं लिखा नहीं था। लेकिन जी आपको दिखाना है, ये जी जो है इसको लिखना है। तो ये ग्रेविटी की वजह से जो प्रेशर आ रहा है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, दोनों पे सेम है। तो ये इसका अगर हाइट आप मान लीजिए, हाँ सॉरी, इस ब्लॉक में तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें इसमें देख लीजिए, ये दोनों ब्लॉक में दिया हुआ है। तो इसका हाइट H1 रो 1 H2 रो 2 दिया हुआ है। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम बोला रहा है, तो उसका होगा कि प्रेशर जो होता है P = H1 रो 1 × G =H2 रो 2 × G। जी जी दोनों तरफ से काट दिए, H1 रो 1 = H2 रो 2। ऐसा आपको मैथमेटिकली भी दिखा देना है कि हाँ ये इसका इक्वेशन है। तो इतना आप लिखेंगे तो आपको 5 में से 4 नंबर तो देना ही चाहिए, आराम से आ जाएगा आपका। और जो 10 नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन से, ये शॉर्ट नोट में ही, मतलब ये 5 नंबर क्वेश्चन में ज्यादा मार्क्स लाना इजी है, क्योंकि इसमें नंबर ज्यादा काट नहीं सकता। आप सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, तो इसमें नंबर काटने का उसके पास कोई मतलब पॉइंट ही नहीं होगा कि जिससे आपका नंबर वो काट सकता है। तो वही है, इसमें ज्यादा मतलब इजी है मार्क्स लाना शॉर्ट नोट्स में। और इसके बाद आते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग। तो ये भी क्वेश्चन में देखिए आ गया है 2024 में। तो मे भी इस साल ऐसा भी आ सकता है कि माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, कभी एक आया था ये क्वेश्चन, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग क्या होता है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग में ऐसा होता है कि सैटेलाइट होता है। हाँ, और हाँ ये सब तो इंफ्रारेड और विजिबल आईआर, और जो आपका विजिबल है, ये सब क्या होते हैं कि पैसिव मेथड्स है। पैसिव मतलब आपका सोर्स जो है वो सन है। लेकिन माइक्रोवेव जो होता है वो एक्टिव होता है, मतलब सैटेलाइट से सरफेस में माइक्रोवेव्स का बीम छोड़ा जाता है, माइक्रोवेव रेंजिंग बोला जाता है इसको। फिर ये सैटेलाइट सरफेस में, मान लीजिए इधर एक पेड़ है, तो इससे ये बाउंस बैक होके नीचे इधर जाएगा, जैसे सोनार जैसे काम करता है। अंडर वाटर में सोनार जैसे काम करता है, ऐसे ही ये भी काम होता है रिमोट माइक्रोवेव रेंजिंग का। तो इसी से ये फिर वापस जाता है। तो इसी से क्या होता है कि जितना मतलब टाइम ट्रैवल लगा इसको, उसको कैलकुलेट करके वो एक सरफेस का एक मॉडल बनाते हैं, मतलब सरफेस का जो एलिवेशन मॉडल, मान लीजिए इधर एक माउंटेन है और इधर सैटेलाइट गया, ये हमारा अपना अपना बीम्स छोड़ा,
माइक्रोवेव का, और इधर इधर से ये चले गए, और इधर भी छोड़ा, इधर भी छोड़ा। इधर इधर से रिटर्न करने के लिए इसको ज्यादा टाइम लगा, तो इसको क्या ये बनाएगा, एक मॉडल बनाएगा कि इधर एक माउंटेन है, एलिवेशन है, और इधर फ्लैट लैंड है। ये सब आपको दिखाना है, तो ये सब पढ़ के भी जाइएगा आप, थोड़ा देख लीजिएगा माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं माइक्रोवेव के। माइक्रोवेव का बेनिफिट ये होता है कि उसको जो होता है क्लाउड्स कवर, मतलब हटाने, मतलब क्लाउड वो कवर नहीं कर पाता उसको, मतलब इमेज जो होगा वो डिस्ट्रक्ट नहीं होगा। सॉरी, मॉडल बना सकते हैं आप, डिजिटल एलिवेशन मॉडल DEM बनाते हैं, उससे भी ऐसा कर सकते हैं सर। तो इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग, तो इसको आप कैसे अप्रोच कीजिएगा, पहले पहले आप लिख दीजिए कि रिमोट सेंसिंग क्या है, डेफिनेशन रिमोट सेंसिंग का, 2 लाइन, 2 लाइन या फिर 1 लाइन में लिखिए। उसके बाद आप लिखिए इंफ्रारेड क्या मतलब, इंफ्रारेड क्या होता है। इंफ्रारेड जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट होता है, जिसका है कि मतलब आप वेवलेंथ रेंज लिख सकते हैं 0.7 टू, उसका आई गेस 0.7 माइक्रोमीटर, माइक्रो, हाँ ऐसा कुछ, सॉरी, माइक्रो, हाँ 0.7 से ही होता है, 1000 लिखा है इधर ना, ये 1000 सही है कि नहीं पता नहीं सर, ये थोड़ा देख लीजिएगा। तो उसका लिमिट आप लिख सकते हैं उधर। उसके बाद इंफ्रारेड में कि लिख सकते हैं कि मतलब इंफ्रारेड क्या होता है, जो कि मतलब जो इंफ्रारेड होता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ डिटेक्शन होता है बेस्ड ऑन रिफ्लेक्टर सोलर एनर्जी एंड एमिटेड हीट। ये जो इन इन IR जो होता है, इसमें ये होता है कि एक होता है NIR होता है, उसके बाद SWIR होता है, उसके बाद MWIR। जो NIR नियर इंफ्रारेड, SWIR शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, MIR, SWIR, हाँ ये होता है मिड वेव, MWIR, सॉरी MW मिड वेव इंफ्रारेड, एक होता है थर्मल रीजन, TI थर्मल इंफ्रारेड, TIR। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। तो NIR में ये हो जाता है एमिशन वाला होता है, ये दोनों रिफ्लेक्टिव होते हैं, ये दोनों एमिशन होते हैं। जो ये थर्मल मतलब जो प्लांट हुआ या फिर कुछ हुआ जो थर्मल मतलब अपने से छोड़ते हैं, उसको आप बोलते हैं TIR थर्मल इंफ्रारेड। तो उसको वो सैटेलाइट जब कैप्चर करता है उसको TIR वाला बोलते हैं, जो हीट एमिशन होता है। और ये NIR और SWIR जो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में होते हैं, EMS में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वो रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये रिफ्लेक्टिव वाला में काम आता है। तो इसको आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं, ये क्या चीजें हैं। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं आपको मेंशन करना है, IR रिमोट सेंसिंग से क्या क्या काम होता है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है NDVI, नॉर्मलाइज्ड, इसका फुल फॉर्म तो अभी मेरे को याद नहीं है, वेजिटेशन इंडेक्स होता है ये, BI फॉर वेजिटेशन इंडेक्स, नॉर्मलाइज। किसी को याद है तो बताइए NDVI का फुल फॉर्म। ठीक है, छोड़िए, देख लीजिएगा आप। तो NDVI से यूज करते हैं, जो कि वेजिटेशन हेल्थ के लिए काम आता है। वेजिटेशन हेल्थ मतलब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में कितना वेजिटेशन का हेल्थ है, या फिर एग्रीकल्चर में। और आप इसमें कर सकते हैं सॉइल मॉइस्चर, मतलब सॉइल में मॉइस्चर कितना है उसी हिसाब से आपको फिर इरिगेशन करना है, ये सब लिख सकते हैं। और आप इसमें फॉरेस्ट फायर जो होता है, फॉरेस्ट फायर, ये सब डिटेक्ट कर सकते हैं। और एक है आपका मिनरल सेक्शन में, मिनरल का मैपिंग कर सकते हैं। जो कुछ ऑल्टर्ड मिनरल जैसे होते हैं, वो कुछ पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल सिग्नेचर छोड़ते हैं IR रीजन में, जिसको कि आप देख सकते हैं, जो कि आयरन ऑक्साइड होता है एक, और वो पर्टिकुलर IR का अपना सिग्नेचर देता है, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। उसको देख के आप पता कर सकते हैं कि ये IR है, सॉरी आयरन ऑक्साइड है। या फिर कोई जो ऑल्टर्ड मिनरल होता है, काओलिनाइट वगैरह होते हैं, या फिर आपका मान लीजिए ये सब होता है, उसको कर सकते। और वाटर बॉडी को डिलीनिएट करने के लिए भी IR का यूज होता है, क्योंकि वाटर बॉडी में IR से सबसे कम रिफ्लेक्शन होता है, मतलब कम से सबसे कम एमिशन होता है, सॉरी कब सबसे कम एमिशन, सब IR जो होता है वाटर बॉडी ऑब्जर्व कर लेता है। वाटर जो होता है IR को ऑब्जर्व कर लेता है, तो उसका स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कुछ ऐसा आएगा। मान लीजिए ये विजिबल है, ये IR है, तो विजिबल में तो ठीक ठाक मतलब आएगा ऐसा, लेकिन IR जब आएगा ऐसा हो जाएगा वाटर बॉडी के केस में। ये होता है स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। जो
वाटर बॉडी का क्यों होता है कि उसमें H2O होता है, और ये जो H2O बॉन्ड जो वाइब्रेट कर रहा होता है उसका वाइब्रेशन का एनर्जी और ये आयर का एनर्जी जो होता है वो मैच हो जाता है सब कुछ, तो उसको इसलिए वो एब्जॉर्ब कर लेता है सब कुछ, रिफ्लेक्ट कुछ नहीं करता, तो उसके लिए होता है। इधर दिया हुआ है जैसे लाइक लैंड सरफेस टेम्परेचर, फॉरेस्ट फायर, अर्बन हीट स्टडीज, इन सब में यूज कर सकते हैं। और कभी कभी एक बार आ जाता है, एक बार शॉर्ट नोट में भी आ जाएगा, NDVI के बारे में लिखो आप। हुआ, इसके बारे में पूरा समझा के लिखना पड़ेगा आपको। इसका जो फॉर्मूला है NDVI का, उसका है NIR प्लस रेड डिवाइडेड बाय NIR माइनस रेड। तो इसमें क्या होता है कि इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ये शायद काम में आ जाए आपको कभी। NDVI NIR माइनस रेड, सॉरी NIR प्लस रेड, NIR माइनस रेड। तो NDVI मतलब वेजिटेशन का इंडेक्स होता है। तो वेजिटेशन में क्या होता है कि NIR सबसे मैक्सिमम होता है और रेड सबसे कम होता है। रेड सबसे कम रिफ्लेक्ट करेगा, जो वेजिटेशन मतलब प्लांट होगा जो, क्योंकि वो रेड को यूज करके फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा तो इसलिए वो सारे रेड को ऑब्जर्व कर लेगा और एमिट नहीं करेगा। लेकिन NIR को वो ऑब्जर्व नहीं करता, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला के वजह से क्या हुआ, अगर NIR सबसे ज्यादा है और रेड सबसे कम है तो इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, और NIR सबसे ज्यादा है, रेड सबसे कम है, तो इसमें भी ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। तो NDVI का अगर वेजिटेशन हेल्दी है और NIR वो सबसे छोड़ रहा है ज्यादा, तो मतलब NIR ही आ जाएगा ऊपर, और नीचे NIR से रेड माइनस हो, मतलब रेड अगर जीरो है तो नीचे भी NIR ही आ जाएगा। और ऊपर अगर रेड जीरो है, रेड मतलब सब सब रेड सबको ऑब्जर्व कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस सही चल रहा है। अगर रेड छोड़ रहा है तो उसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस मतलब ज़्यादा एफिशिएंटली नहीं हो रहा है। तो अभी अच्छे कंडीशन में क्या होगा, NIR ऊपर रहेगा, नीचे भी NIR रहेगा, जो उसका वैल्यू होता है रिफ्लेक्टेंस का वैल्यू, तो वो 1 हो जाएगा। तो 1 मतलब NDVI का वैल्यू 1 मतलब गुड वेजिटेशन। गुड वेजिटेशन, वेजिटेशन बहुत सही है, फोटोसिंथेसिस उसका सही हो रहा है, कुछ मतलब ऐसा जो वो होता है ना कि मतलब पतंग वगैरह मतलब वेजिटेशन को लो कॉस्ट खा जाते हैं के, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो नहीं लगा हुआ है, सही चल रहा है। अभी मान लीजिए NIR कम है, NIR कम हो गया, जीरो हो गया, और रेड ज्यादा हो गया, और इधर NIR आपका कम हो गया, रेड ज्यादा हो गया, तो इससे क्या होगा कि ये नीचे जो होगा, ऊपर क्या होगा, ऊपर तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगा रेड ज्यादा है तो, अभी नीचे क्या होगा कि नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। अभी जो रेड अगर ज्यादा हो गया, NIR कम हो गया, तो उससे क्या होगा कि ये वैल्यू -1 तक चला जाएगा। तो ये -1 आ रहा है तो वेजिटेशन बैड है, मतलब खराब वेजिटेशन है। हुआ, ये आप ऐसे कर सकते हैं, तो इसको आप ऐसे ही कर सकते हैं। और एक था, ये तो सही है, ये NDVI के बारे में जान लीजिए, ये शायद ये आ जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, और ये आपका इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग का एक लिमिटेशन है कि ये एब्जॉर्ब ज्यादा हो जाता है, H2O CO2 मॉलिक्यूल से ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। और इसके बाद सेक्शन बी में ये जो क्वेश्चन है, ये डिस्क्राइब द रोल ऑफ ग्राउंड वाटर इन लाइमस्टोन टोपोग्राफी, आल्सो वेरियस इरोजनल लैंडफॉर्म डेवलप्ड ड्यू टू ग्राउंड वाटर सिटी। तो इसमें आप पहले डिफाइन कीजिए ग्राउंड वाटर क्या होता है, पहले आप ग्राउंड वाटर डिफाइन कीजिए। हुआ, वो डिफाइन कीजिए ग्राउंड वाटर क्या होता है, जो कि जोन ऑफ एरेशन के नीचे रहता है उसको, मतलब सॉरी वाटर टेबल के नीचे रहता है उसको ग्राउंड वाटर बोला जाता है, वो बोलिए। उसके बाद ये लिखिए कि ग्राउंड वाटर और लाइमस्टोन टोपोग्राफी कैसे अफेक्ट करता है। जो कि ग्राउंड वाटर आपका मतलब ही क्या होता है, बारिश का पानी होता है, मीटियोरिक वाटर होता है जिसमें CO2 रहता है। तो H2O प्लस CO2 जो होता है आपका H2CO3 बनाता है, बाइकार्बोनिक एसिड। उसके बाद ये क्या होता है, ये जो होता है ये एसिड होता है, तो ये जो CaCO3 होता है, इसको इसमें मिला के इसको जो आपका कैल्शियम होता है उसको डिजोल्व कर देता है, कार्बोनेट को डिजोल्व करके फिर आपका क्या होता है कि पोरस बना देता है। आपका लाइमस्टोन ऐसा है, तो उसको ये पोर्स बना देगा, और नीचे परकोलेट होता जाएगा। और नीचे परकोलेट होता जाएगा जब एक मतलब pH और EH चेंज होगा, उसके बाद ये प्रेसिपिटेट कर देगा।
तो इसका रिजल्ट क्या हुआ बताइए, इधर आपका मतलब होल्स बन जाएंगे लाइमस्टोन में। तो ऐसा आपको मेंशन करना है, ये इक्वेशन वगैरह लिख देना है। ये इक्वेशन वो आपको ये अच्छे से मिल जाएगा, वो जो सविंदर सिंह के बुक में बहुत सही से मिल जाएगा, वो सब मेंशन्ड है। उसके बाद वेरियस इरोजनल लैंडफॉर्म डेवलप ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर विद सुटेबल डायग्राम्स। तो मैं एक डायग्राम इधर ऐड किया था। ऐसा कुछ आपको ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं, एक ही डायग्राम में सब कुछ दिखा सकते हैं या फिर अलग अलग दिखा सकते हैं। तो एक जो इरोजनल लैंडफॉर्म है, ये सिंक होल है। सिंक होल तो पता ही है, ये डिजोल्व हो गया इसलिए सिंक होल बन गया, मतलब ये कोलाप्स कर जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला अगर डिजोल्व करेगा तो ऊपर वाला कोलाप्स कर जाएगा। और उसके बाद आप कास्ट वैली बता सकते हैं। जो कास्ट वैली होता है कि मतलब एक लाइमस्टोन टेरेन ऐसा है, लाइमस्टोन है, उसके बाद धीरे धीरे डिजोल्व होना स्टार्ट हुआ, तो ऐसा वैली बनता बनता जाएगा धीरे धीरे। मान लीजिए ये सब प्लेन एरिया था, अभी ऐसा वैली हो गया, ऐसा वैली वैली बनता जाएगा लाइमस्टोन एरिया में। उसको बोल सकते हैं कास्ट वैली। कास्ट वैली में एक एग्जांपल दे सकते हैं ब्लाइंड वैली करके। ब्लाइंड वैली वो मेंशन कर सकते हैं कैसे हो रहा है ब्लाइंड वैली। और ये जो ये स्टालाक्टाइट और स्टालाग्माइट मत लिखिएगा, क्योंकि ये तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, ये पिक्चर में बस ऐसे ही है। और ये केव जो है, ये केव और केवरंस ये बोल सकते हैं, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। और आपका एक होता है पोजिलिस करके, एक होता है कुछ यूजीएलएस अच्छा कुछ होता है, वो एक लिख सकते हैं आप। और एक इरोजनल लैंडफॉर्म, और एक वो बुक से देख लीजिएगा, वो लैपिस होता है, हाँ याद है लैपिस। एक होता है लैपिस होता है, जो कि मतलब लैपिस का मतलब है कि लाइमस्टोन टेरेन है और उसका जो सरफेस है ऐसा रफ है बहुत। पहले क्या था, लाइमस्टोन टेरेन पूरा स्मूथ था ऐसा, धीरे धीरे जो डिजोल्व करते करते चला गया, तो ये धीरे धीरे चैनल्स बनाते बनाते चला जाएगा, वाटर जो होगा मीटियोरिक वाटर, या फिर ऐसा ग्राउंड और मतलब ऊपर से वाटर जाएगा नीचे, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे ऐसा कैप मतलब बना, इसको लैपिस बोलते हैं। ऐसा सरफेस बहुत रफ हो जाएगा, ये बनाता जाएगा, तो इसको लैपिस बोलते हैं। और ऐसा जब मतलब ऐसा दिया है जैसे कि लाइमस्टोन टोपोग्राफी, मतलब ये कास्ट टोपोग्राफी का दिया है क्वेश्चन, ग्लेशियर का देता है बहुत टाइम, ग्लेशियर में क्या क्या होते हैं, इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, वो सब याद रख के जाइएगा। ग्लेशियर में जो केम्स होते हैं, एरेट्स होते हैं, कोल हॉर्न, वो सब इरोजनल लैंडफॉर्म होते हैं, वो सब याद रख के जाइएगा। और उसके बाद डिस्कस ऑन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग एंड कमेंट ऑन इमेज एनहांसमेंट टेक्निक्स। तो इसमें पहले आप इस चीज में भी पहले रिमोट सेंसिंग का डेफिनेशन लिख दीजिए, आरएस का डेफिनेशन, रिमोट सेंसिंग का डेफिनेशन क्या है। उसके बाद इमेज प्रोसेसिंग क्या है उसका डेफिनेशन लिख दीजिए, और इमेज एनहांसमेंट का क्या है। और इमेज प्रोसेसिंग जो होता है वो क्या होता है कि उसमें करेक्शन वगैरह करने होते हैं इमेज में, जो इमेज प्रोसेसिंग करने के पहले, जैसे कि आपका कुछ कुछ आता है, मतलब वो कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच होता है, जो लीनियर स्ट्रेच होता है, मिनिमम मैक्सिमम स्ट्रेचिंग होता है, लीनियर स्ट्रेचिंग होता है, वो सब आता है आपका। उसके बाद आता है स्पेशियल फिल्टरिंग वगैरह करना होता है, वो सब होता है इमेज प्रोसेसिंग में आता है। जो आपका एक और होगा बैंड रेशियो, अगर आपको कुछ मिनरल ढूंढने हैं, बैंड रेशियो किया जाता है, वो सब मेंशन कर सकते हैं आप इधर। और जो इमेज एनहांसमेंट टेक्निक्स होते हैं, इमेज एनहांसमेंट होते हैं, कमेंट ऑन द इमेज एनहांसमेंट टेक्निक्स। तो इमेज एनहांसमेंट टेक्निक से कमेंट करना है तो आपको ये सब लिखना है कि इनसे क्या चीजें होता है। ये कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग जब करते हैं तो डीएन वैल्यूज क्या होते हैं, जो पिक्सल के डीएन वैल्यूज होते हैं वो फार फार हो जाते हैं, तो उसके क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ता है। यही सब आपको मेंशन करना है उसमें, ऐसा ही अटेंड करना है। ठीक है। और ये सब तो वेरियस कंपोजिशनल और मैकेनिकल लेयरिंग ऑफ अर्थ, ये सब तो बहुत बेसिक है, ये तो पता ही होगा। और ये ये जो है कंपोजिशनल, और ये आपको याद रखिए, ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। कंपोजिशनल लेयरिंग, कंपोजिशनल लेयरिंग मतलब जो होता है कि कंपोजिशन के बेसिस पे क्या जो होता है, क्रस्ट होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, उसके बाद ओशनिक क्रस्ट होता है, उसके बाद मेंटल होता है, उसके बाद कोर होता है। और मैकेनिकल लेयर्स मतलब मैकेनिकल बिहेवियर की वजह से होता है। तो कंपोजिशनल लेयर मतलब एक ही तरह का कंपोजिशन को लेके वो कंपोजिशनल लेयरिंग बनाया जाता है।
और मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को, जैसे कि मतलब लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, उसके बाद होता है उसके बाद मेसोस्फीयर, आउटर कोर, इनर कोर। आउटर कोर एक अलग किया है क्योंकि ये सॉलिड है, इनर कोर लिक्विड है। मेसोस्फीयर या मेंटल को होता है। लिथोस्फीयर जो होता है वो रिजिड होता है, ये सब लिखना है आपको, रिजिड होता है और इसमें ब्रिटल डिफॉर्मेशन होता है। और ये तो आपका जो उसके बाद एस्थेनोस्फीयर लिखेंगे वो डक्टाइल होता है, उसमें डक्टाइल डिफॉर्मेशन आता है। ये सब शियर जोन्स डेवलप करते हैं, इसमें फॉल्ट डेवलप करते हैं मतलब लिथोस्फीयर में। ये सब आपको मेंशन करना है। और ये आउटर कोर और इनर कोर इसमें लिखना है कि आपको ये सब है कि मतलब सॉलिड है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ये सब लिखना है। और एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि द रोल ऑफ सेismic वेव्स इन इन्फरिंग द इंटीरियर। ये सेismic वेव जो होता है ये आपका अर्थक्वेक सेइस्मोलॉजी के बारे में पूछ रहा है। मतलब जब कहीं किसी जगह पे, एक जगह पे अर्थक्वेक हुआ इधर, तो सेइस्मिक वेव्स पूरा अर्थ में फैल जाते हैं और इन्हीं को रिसीव करके ही हम लोग अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है उसको डिफाइन करता है। तो ये सेइस्मिक वेव जो होते हैं क्या होते हैं कि ये लिक्विड में ट्रैवल, पी होते हैं और एस होते हैं। ये सेइस्मिक वेव आपको मेंशन करना है क्या है सेइस्मिक वेव्स। एक पी है और एस है। और ये सेकेंडरी वेव ऐसे होता है, ये लिक्विड में ट्रैवल नहीं कर पाता। तो इसी की वजह से हमको पता चलता है कि जो आउटर कोर है, हाँ सॉरी सॉरी, आउटर कोर लिक्विड में होता है। हाँ, इसी की वजह से आउटर कोर लिक्विड में इसको पता चलता है। LIQUID, आउटर कोर। ओ सी हुआ। और पी वेव क्या होता है कि आउटर कोर में स्लो हो जाता है, तो वो फर्दर एविडेंस देता है कि आउटर कोर जो है वो लिक्विड है। तो यही सब आपको मेंशन करना है। और आप ये लिख सकते हैं कि जो पी वेव और एस वेव का जो शैडो जोन होता है वो भी मेंशन कर सकते हैं इसमें। आप यू वेव शैडो जोन, एस वेव शैडो जोन, उसका डायग्राम भी बना सकते हैं ऐसा ऐसा करके। ये डायग्राम जो याद है ना आपको, ये पी वेव का शैडो जोन, पी वेव का शैडो जोन आपका 103 से सॉरी 180 143, रुकिए, वहाँ सॉरी, पी वेव का जो शैडो जोन होता है 103 टू 143 तक होता है। और एस वेव का जो होता है 103 डिग्री इधर से इधर तक पूरा, मतलब 180 डिग्री तक होता है एस वेव का शैडो जोन। ये सब मेंशन कर सकते हैं आप इधर, क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो एक एक लाइन में मेंशन करके ये डायग्राम, दो डायग्राम, पी वेव का एक डायग्राम, एस वेव का शैडो जोन का एक डायग्राम बना सकता है। इससे क्या होगा कि उसको पता चलेगा कि आपको अर्थक्वेक सेइस्मोलॉजी के बारे में भी पता है। मतलब जो सेइस्मोलॉजी यूज करके अर्थ के इंटीरियर में जो मतलब सब चीजें पता चलता है, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। क्योंकि हम लोग फिजिकली तो नहीं जा पाएंगे उधर कभी, तो ऐसे ही कर किया जाता है। और ये डिस्कस स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय सॉइल वाटर, ये सब स्पेक्ट्रल सिग्नेचर दिया है, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व। तो इसमें आपको डिफाइन करना है स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व क्या है। स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व ये है कि हर एक चीज, मतलब जो अर्थ के सरफेस में है उस पे जब लाइट आके गिरता है, मान लीजिए एक पेड़, तो इसमें विजिबल का पूरा लाइट आके गिरा, इसमें से ही क्या किया, रेड को पूरा ऑब्जर्व कर लिया और बाकी को छोड़ दिया, ब्लू को छोड़ दिया, ग्रीन को छोड़ दिया, IR को छोड़ दिया, ब्लू को छोड़ दिया, ग्रीन को छोड़ दिया, GREN, ग्रीन फॉर जीरो। तो इसमें आप जब इसमें करेंगे ये रिफ्लेक्टेंस होगा, रिफ्लेक्टेंस का वैल्यू परसेंटेज में। और इधर क्या होगा कि जो वेवलेंथ होगा। तो इसमें जब आप रेड, सॉरी, पहले तो भी आएगा, VIGBOUR जो होता है, उसके रेड आ गया। उसके बाद IR आएगा। तो इसमें क्या होगा कि वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू में ये ज्यादा रहेगा, ऐसा ज्यादा रहेगा इसका रिफ्लेक्टेंस। लेकिन रेड जब आएगा ये घट जाएगा पूरा ऐसा, क्योंकि रेड को वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो रेड घट जाएगा। फिर IR में ऐसा बढ़ जाएगा। तो ये होता है मतलब वेजिटेशन का स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व। तो ऐसे मतलब सारे मेटेरियल्स का कर्व्स दिखाना है आपको। और कर्व दिखाने के टाइम उस पे बाद आपको फिर डिस्क्रिप्शन देना है सॉइल का। मान लीजिए सॉइल का हेडिंग दिए, उसके बाद उसको डिस्क्राइब किए कि सॉइल का जो स्पेक्ट्रल दिखा रहा है क्यों दिखा रहा है, वेजिटेशन का दिखा रहा है जो रेड में कम क्यों दिखा रहा है, क्योंकि वो रेड को ऑब्जर्व करके फोटोसिंथेसिस करता है, इसीलिए वो रेड में ऑब्जर्व कर लेता है, ऐसा दिखा रहा है उसका कर्व। तो ये उसको आपको ये याद रख के जाना पड़ेगा कौन से क्या होता है। जैसे कि ये मान लीजिए वाटर में है, तो आपको फिर वाटर का डेस्क ऐसे बना देना है। अलग अलग बना सकते हैं या फिर एक में बना सकते हैं। और ये वेवलेंथ आपका, ये नंबर नहीं लिखेंगे भी तो चलेगा, इसके बदले आप बस ऐसा
रेड, और ये ग्रीन, ग्रीन रेड ग्रीन ब्लू आयर, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा मतलब बना सकते हैं क्वालिटेटिवली, इसको क्वालिटेटिवली, नॉट क्वांटिटेटिवली, क्वालिटेटिवली बना सकते हैं आप इसको। ऐसा नंबर लिखने का जरूरत नहीं है इसमें, इधर रिफ्लेक्टेंस या फिर कभी कभी डीएन नंबर भी दिया जाता है, लेकिन आप रिफ्लेक्टेंस ही दीजिए क्योंकि क्वेश्चन में रिफ्लेक्टेंस ही पूछा गया है। तो अब वाटर का ऐसा क्यों आता है, वाटर का क्या होता है कि जो इन सब में वो रिफ्लेक्ट करता है कुछ कुछ, लेकिन जो ये वाला आपका इधर देखिए, ये 0.7 जो है ये रेड है, और ये 0.5 जो है ये ग्रीन, और इधर ब्लू है। तो ये आ गया रेड का, और इधर से आ गया आई आर का आपका, इससे स्टार्ट हो गया इधर से आई आर इधर तक। तो वाटर क्या होता है कि रेड ग्रीन ब्लू में थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन जो आई आर होता है वो पूरा ऑब्जर्व हो जाता है वाटर में। जो ओ एच मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन होता है, H2O मॉलिक्यूल का, H2O क्या होता है कि ऐसा H होता है, O होता है, H होता है, ऐसा बॉन्ड होता है। तो उस उधर का जो पोल डेवलप होता है, इधर नेगेटिव होता है, वो आई आर को पूरा ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये आपको मेंशन करना है कि आई आर को क्यों ऑब्जर्व करता है, क्योंकि O और H का बॉन्ड का वाइब्रेशन की वजह से। तो वाटर में आई आर तक आते आते और कुछ नहीं दिखाता रिफ्लेक्टेंस। तो आई आर मतलब आई आर बैंड में वाटर को दिखेंगे वो पूरा डार्क दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा आपको। लेकिन आर जी बी बैंड में देखेंगे 0.7 से 0.5 में, तो वो कुछ कलर दिखाएगा आपको। ये सब वेजिटेशन का हो गया। वेजिटेशन ग्रीन ब्लू में रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन देखिए ये रेड जब आते आते ये घट गया पूरा, इधर तक घट रहा है वो, ये वाला एक्चुअली रेड है, तो ये घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, और आई आर में पूरा बहुत ज्यादा है। आई आर में क्योंकि वो पूरा छोड़ दे रहा है। उसके बाद ये एच डब्ल्यू आई आर को थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि एच डब्ल्यू आई आर क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्लांट में, वो एच डब्ल्यू आई आर को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वही है, ऐसा करके आप कर सकते हो। उसके बाद सॉइल जो होता है वो किसी को एब्जॉर्ब नहीं करता, ऐसा मतलब वो उसका बढ़ता ही जाता है धीरे धीरे, आरजीबी से सब बढ़ता रहता है उसका प्रोफाइल, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन आपका अगर बोलेगा मोइस्ट सॉइल, मोइस्ट सॉइल मतलब जो सॉइल में पानी होगा, या फिर आपका दल दल इलाका, तो वो क्या करेगा, आई आर, ये जो आई आर में होगा उसमें क्या होगा, मोइस्ट सॉइल में H2O ज्यादा होगा, तो वो आई आर को पूरा अब्जॉर्ब कर लेगा, तो आई आर पूरा नीचे चला जाएगा मोइस्ट सॉइल में। ऐसा ही आपको कॉन्सेप्ट लगा के चीजों को करना है। तो इसमें आप मेंशन कर सकते हैं, अगर सॉइल में मॉइस्चर ज्यादा होगा, मॉइस्चर कंटेंट, तो वो फिर अलग दिखाएगा कुछ स्पेक्ट्रल सिग्नेचर से। मतलब ऐसा मान लो इधर आ रहा है और इधर घट गया पूरा आई आर में, फिर बढ़ता गया, तो ऐसा भी हो सकता है सॉइल के लिए। तो आप ये अगर बोलेंगे तो फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि H2O की वजह से वो आई आर में अब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये आप बोलेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि ठीक है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी पता है, बस रट के आप नहीं आए हैं, कुछ नॉलेज है आपको। तो इससे ये फायदा है। और एक रॉक्स का दिया हुआ है, तो डिफरेंट रॉक्स के लिए डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैं बताया कि अगर नॉर्मल आयरन रिच रॉक होगा तो वो क्या करेगा कि ऐसा ऐसा होता है, उसका ऐसा आई आर में वो कम हो जाता है। और जो ग्रानिटिक रॉक होगा, आप देख के चलिएगा, मतलब क्या है कि क्रस्ट जो है आपका हमारा ग्रानिटिक ही है, तो शायद यही ग्रानिटिक, लेकिन आप मेंशन कीजिएगा कि जो जनरल क्रस्ट है वो ग्रानिटिक है, और ग्रानिटिक का आप सिग्नेचर बनाइए, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्या होता है ग्रानिटिक का, तो वो बना दे सकते हैं आप इधर। तो देख के चलिएगा, एक दो मेटेरियल का मतलब सॉइल का देखिएगा, वाटर का और वेजिटेशन का, उतना ही आता है। और रॉक मतलब ग्रानिटिक का देख लीजिएगा, और इससे ज्यादा तो आएगा ही नहीं स्पेक्ट्रल सिग्नेचर बनाने के लिए, इन्हीं का ही आता है। मे बी ये 5 मार्क्स क्वेश्चन में भी कभी कभी आ जा सकता है कि बोलेगा कि वाटर और सॉइल का दो दे दिया, ये दोनों, इन दोनों का स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्या होता है बताओ, कैसे होता है, तो ये भी बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।